नमस्कार, मैं मानी नौटियाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वेबिनार की इस लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारे वेबिनार का टॉपिक है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, फॉरेंसिक जूरिस्प्रूडेंस एंड रोल ऑफ पुलिस। भारत सरकार के द्वारा साल 2012 में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को एड्रेस करने के लिए पॉक्सो अधिनियम पारित किया गया। यह विशेष प्रावधानों के साथ पारित हुआ, फिर भी हम देखते हैं कि जो रेप के मामले हैं बच्चों के, उनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर हम आंकड़े देखें तो साल 2018 में 27% रहा और साल 2017 में ये 34% के लगभग रहा। इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है कि जितने भी मामले रजिस्टर हो रहे हैं उसमें बहुत कम सजा के परिणाम तक पहुंच पा रहे हैं, बहुत कम संख्या के मामलों में कन्विक्शन रेट है। अब कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें भी जो एविडेंस होता है और पुलिस की भूमिका होती है पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उस मामले को निर्णायक रूप देने के लिए, अंत तक पहुंचाने के लिए। तो इसी सभी पर हम आज विस्तार से समझेंगे, बात करेंगे, और इसके लिए हम साथ जुड़े हैं डॉक्टर के गोस्वामी। आप इंडियन पुलिस सर्विसेज के 1997 बैच के ऑफिसर हैं। आप साइंस और लॉ दोनों विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेडिसिनल, केमिस्ट्री और दोनों ही विषयों में आप डॉक्टरेट हैं, और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में आप रहे हैं पुलिस अधीक्षक पद पर, और इसी दौरान आपने वहाँ के उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, और वर्तमान में आप सीबीआई नई दिल्ली में जॉइंट डायरेक्टर, एज ए जॉइंट डायरेक्टर डिप्यूटेड हैं। तो उस तरह से हम पूरे विषय पर बहुत विस्तार से आज समझने वाले हैं। बहुत ही रुचिकर ये सेशन हमारा रहने वाला है। इसके साथ ही हमारे साथ हैं माननीय श्री यशवंत जैन। आप भी एडवोकेट के रूप में लॉ के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, बाल अधिकारों के संबंध में बहुत लंबे समय तक आप कार्यरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं आप पूर्व में, और वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में हम सबका दूसरी बार मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं माननीय यशवंत जी से अब अनुरोध करती हूँ कि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस वेबिनार में स्वागत है। मित्रों, बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों की घटना हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। भारत में या पूरी दुनिया में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध जो है वो बहुत गंभीरता से हम सबको लेने की जरूरत है, और भारत की सरकार जो है इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए, और भारत का समाज भी इसको रोकने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भारत की संसद ने पारित किया। आप सब जानते हैं कि बच्चा बहुत सबके संरक्षण की आवश्यकता वाला वो बच्चा होता है, जिसको जरूरी है कि हम सब मिलकर प्रोटेक्ट करें, उसको संरक्षित करें। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए और यौन अपराध करने वाले पीड़ित, यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी सजा का प्रावधान हो, इसके लिए ये जो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पारित किया गया, जिसके बारे में आप सबको पता भी है, जानना भी चाहिए। ये एक्ट बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस को करने वाले अपराधियों को दंडित करने के लिए कानून है। बहुत कड़े कानून का प्रावधान इसमें, कड़े सजा का प्रावधान इसमें है। लड़का हो या लड़की हो या कोई भी जेंडर का बच्चा हो जिसकी उम्र 18 से कम हो, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध यौन अपराध करने पर ये धारा, ये एक्ट कानून लगता है, और बच्चों को हर प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया में मदद मिले इसका प्रावधान भी इस पॉक्सो एक्ट में किया है। ये एक्ट सभी पर लागू है, भारत के सभी क्षेत्रों पे लागू है, और इसमें अपराध में सजा का अलग अलग प्रावधान है। हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ डॉक्टर जी के गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। एक अपराधी को सजा हो जो बच्चों के साथ यौन अपराध करता है, घृणित कार्य करता है, बड़ा
महत्व का काम है और उसमें पुलिस की जांच एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और पुलिस की जांच में जो रासायनिक या फोरेंसिक जांच होती है वो एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में न्यायालय ग्रहण करता है, जिसकी जानकारी आज गोस्वामी जी हमको देंगे, जिनका बहुत अनुभव है। हम सब प्रयास करें कि अपने आसपास बच्चों को यौन शोषण होने से बचाएं। कहीं भी यदि हमको भी पता लगता है एक नागरिक के नाते, तो आप उसकी शिकायत पुलिस में करें। पुलिस को यह आवश्यक है कि वो रिपोर्ट आपकी जो दी जा रही है उस पर ग्रहण करे। कहीं भी बच्चों के प्रति यदि अपराध हो रहा है तो उसकी सूचना, उसकी रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करना कानूनन आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को जागरूक रखें। एक पालक के नाते भी हम जागरूक रहें, एक नागरिक के नाते भी हम जागरूक रहें कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा है। बचपने में किया गया यौन शोषण पूरी जिंदगी बच्चे को तकलीफ देता है, उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ी रहती है और बच्चा पूरे जीवन नॉर्मल रूप से जी नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी स्टडियां हमारे, ऐसी जो जांच है, ऐसी स्टडी है, शोध है हमारे सामने है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर बच्चों को यौन प्रताड़ना से बचाएं। पोक्सो एक्ट में सब प्रकार के जो लैंगिक हमले हो सकते हैं परिभाषाओं को बदला है। ये एक प्रकार से कठोर कानून है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि आपने अपराध नहीं किया है। इसमें बच्चों के जांच प्रक्रिया के बारे में, न्यायालयीन कार्रवाई के बारे में, उसकी मेडिकल जांच के बारे में भी प्रावधान है। हम बच्चों को बताएं बचपने से गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, अच्छा बुरा क्या है। और कहीं भी जहां लगता है कि बच्चे के साथ हुआ, पुलिस में हम रिपोर्ट करें, चाइल्ड लाइन को सूचित करें और एक पालक के नाते सतत जागरूक रहे कि बच्चों के साथ जो है वो कोई भी गलत काम ना हो, यौन अपराध ना हो। क्योंकि 12 साल से कम के बच्चे के साथ किया गया यौन अपराध आपको मृत्यु दंड के तक पहुंचा सकता है। बड़े कठिन प्रावधान भारत की सरकार ने किया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक तो यौन अपराध बच्चों के साथ होना, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको हम कानून के कटघरे तक पहुंचाएं और उसको सजा दिलाने के तक उसको लेके जाए न्यायालय में, और उसको सजा दिलाने में हम सब इकट्ठे हों, एक नागरिक के नाते, एक पालक के नाते, एक टीचर के नाते, एक समाजसेवी संगठन के नाते। तो आज की इस वेबिनार में हम उम्मीद करते हैं और भरोसा रखते हैं कि आदरणीय गोस्वामी जी के मार्गदर्शन से हमको बहुत सीखने मिलेगा। और कहीं लगता है कि कोई चीज छूट जा रही है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आपके साथ है। आप हमसे भी सलाह कर सकते हैं और जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको भी कहीं से जानकार लोगों से जानकर विषय का समाधान आप तक पहुंचे, जो चीज आप तक जाननी चाहिए वो पहुंचे, ये जानकारी भी हम आपको देने का सतत प्रयास करेंगे। आप इसकी शिकायत कहीं आपको लगता है कि बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है और हम कहाँ करें, तो पुलिस है, एनसीपीसीआर है, हर राज्य में एक आयोग होता है, आप वहाँ भी कर सकते हैं, आप चाइल्ड लाइन में भी कर सकते हैं। और इन सबको मजबूत देने के लिए अभी पिछले इसी 2020 के मार्च में जो है वो नए रूल भी आए हैं पोक्सो अधिनियम को मजबूत देने के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे इस पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन को और बेहतर किया जा सके, जिसकी चर्चा बीच में फिर कभी समय मिलेगी तो हम करेंगे। मैं आदरणीय गोस्वामी जी से आग्रह करता हूं कि आज के वेबिनार में जो लोग हमारे से जुड़े हैं उन सब का मार्गदर्शन करें, ताकि हम सब मिलकर समाज और देश से बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों को रोक सके और जो अपराधी हैं उनको हम दंडित करने में अपना भी योगदान दे सके। आदरणीय जी डॉक्टर जी के गोस्वामी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपना विषय रखिए। नमस्कार सर, मैं आप सभी प्रतिभागियों का इस वेबिनार में जो नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन के द्वारा आज आयोजित की गई है उसमें सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय जैन साहब का और जो भी इसके व्यवस्था के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसे ज्वलंत विषय को आज चर्चा का विषय बनाया और मुझे आप सभी के बीच अपनी बात रखने का और चर्चा करने का एक अवसर दिया। जैसा कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि जो पोक्सो एक्ट है ये 14 नवंबर 2012 से क्रियान्वित हुआ। बाल दिवस के अवसर पर इसको क्रियान्वित किया गया। और पोक्सो एक्ट 2012 क्योंकि भारत यूएनसीआरसी जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट 1989 है उसका शुरू से ही सदस्य रहा है, तो उसके अनुसार जो हमें अपने कायदे कानून में, नियम्स में या रूल्स रेगुलेशंस के अंदर जो हमें सुधार करने थे उसका प्रतिफलन है ये हमारा पोक्सो एक्ट।
पॉक्सो एक्ट की कुछ खास विशेष बातचीत है, कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम चर्चा के दौरान बातचीत करेंगे। जैसे कि ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि इसके अंदर जैसा 376 में अक्सर देखने को मिलता है कि 376 इन्वोक होती है फीमेल विक्टिम के लिए, और 377 आईपीसी की जो सेक्शन है वो मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकती है। लेकिन बच्चों को जेंडर न्यूट्रल मानते हुए और जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है वो दोनों के लिए बराबर एप्लीकेबल है। इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं जिनको मैं बीच बीच में चर्चा में लाऊंगा, लेकिन एक जो और इम्पोर्टेंट पहलू है उसका वो ये भी है कि जो भी विक्टिम है, जो बच्चा जो विक्टिम हुआ है, उसका किसी भी रूप में उसका कोई नाम लिया जाना या उसके बारे में कोई भी उसकी पहचान के लिए कोई भी ऐसा बात नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी कोई पहचान हो सके। जैसा कि अभी आयोग के सदस्य महोदय बोल रहे थे कि ये बच्चों के फ्रेंडली लीगल सिस्टम के हिसाब से बनाया गया है, ताकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनमें कम से कम स्टिग्मा हो, सोशल स्टिग्मा कम हो, उनमें फियर का जो एक एलिमेंट होता है कोर्ट के द्वारा के सामने जाने में, पुलिस के सामने जाने में, उन सबको बहुत ध्यान से रखते हुए किया गया है। मैं इसी के साथ अब एक प्रेजेंटेशन में देने की कोशिश करूंगा जिसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आप अपने लिखते रहेंगे और हम लोग उसको एंड में उस पर चर्चा करेंगे। मैं अब अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको शुरू करता हूं। ये फोरेंसिक इंटरवेंशन इन सेक्सुअल ऑफेंस विद चिल्ड्रन, ये आज का विषय वस्तु है हमें बातचीत करने का, जो हम लोग बात करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो फोरेंसिक एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट किए जाए और उनकी क्या भूमिका होगी, उस पर भी हम विस्तार से इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है और ट्रायल, ये एक मैंने स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत की है जिसके अंदर जो वर्षवार जो हमारा एनसीआरबी का जो डेटा आता है, एनुअल डेटा, उसके अनुसार हमने ये रेप के बारे में इंसिडेंट लिखे हुए हैं जो बढ़ता हुआ क्रम है। आप अगर इस पे ध्यान दें तो केवल 2016 और 17 के बीच ऐसा एक साल आता है जिसके अंदर ये संख्या जो है कुछ कम हुई है पिछले साल से, नहीं तो इसकी सतत रूप से ये बढ़ता रहा है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि 1971 में एनसीआरबी ने पहली बार रेप के आंकड़े देने शुरू किए, और 1971 से और 2018 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी एनसीआरबी की 2 महीने पहले आई है, उसमें लगभग 1250% बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 1971 से लेकर के और 2018 के बीच लगभग 1250% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर हम 2012 से पॉक्सो एक्ट को देखेंगे तो उसमें केवल 6 साल के अंदर ही, बल्कि 6 साल से भी कमी हुई, चूंकि 2013 से केस रजिस्टर होने शुरू हुए थे, उसके बीच में लगभग 350% की वृद्धि हुई है। यानी कि यहाँ पे 5 साल के अंदर ही इतने सारे अपराध बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरा जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये रेड ब्रैकेट आपको शायद इस पे स्लाइड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये चार्जशीट का परसेंटेज है और दूसरी तरफ कन्विक्शन का परसेंटेज है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो लगभग 80-85% से लेकर के 95% केसेज में पुलिस चार्जशीट लगा देती है। पुलिस ये मान लेती है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया चूंकि हमने चार्जशीट लगा दी। लेकिन जब वो केस चार्जशीट जब ट्रायल होती है, जब उसका ट्रायल के दौरान जब उसका परीक्षण किया जाता है, तो वहां केवल 30-35% मामलों में ही केवल कन्विक्शन हो पाता है। तो यहां से एक सवाल ये उठता है कि पुलिस ने तो लगभग 90-95% मामलों में चार्जशीट लगाई, लेकिन ट्रायल में वो केस केवल 30% ही लगभग सस्टेन कर पाए। तो ये जो लगभग 60% का जो गैप है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारी क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो बहुत सुधार करने की उसमें आवश्यकता है। उसमें कैसे सुधार किए जाएं, इस पे हम लोग विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे आपसे कि किस तरीके से हम क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि हमारा कन्विक्शन का रेट, जैसा कि अभी स्टार्ट में ही हमारी मैडम जो इंट्रोड्यूस कर रही थी उन्होंने कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट जो है लगभग 30% है। ये चिंता का विषय है, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे कैसे हम इस पर
बेहतर प्रदर्शन करें। ये हम जो जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, ये पॉक्सो एक्ट के अंदर, ये छोटी सी स्टैटिक्स है 2018 और 16, 17, 18 के मैंने आंकड़े दिए हैं आपको। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित जो एनसीआरबी ने पहली रिपोर्टिंग शुरू की वो 2014 में शुरू की। जैसा कि मैंने बताया कि 14 नवंबर 2012 को ये एक्ट ही आया था, तो उस टाइम तो नवंबर के बाद लगभग 1 महीना बचा होगा। तो एक्चुअल केसेज का जो रजिस्ट्रेशन मेन शुरू हुआ वो 13 में शुरू हुआ, और 13 के बाद जो केस रिपोर्ट जो होने शुरू हुए वो पहली बार 2014 के एनसीआरबी का जो एनुअल डेटा है उसके अंदर पॉक्सो को रिपोर्ट करना शुरू हुआ। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारा वही स्थिति है लगभग चार्जशीट की। चार्जशीट लगभग 95% मामलों में होती है, लेकिन कन्विक्शन लगभग 30-35%। यही जो अडल्ट के साथ रेप के मामले थे और जो बच्चों के साथ हैं उनमें लगभग स्थिति बराबर है। लगभग 60% मामले हमारे कोर्ट में जाके फेल हो जाते हैं। मैं आपसे यहाँ ये भी बात करना चाहूंगा कि लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि जब पॉक्सो एक्ट आया 2012 में, तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले बच्चों को अडल्ट की तरीके से ही जो हमारी सेक्शन है 375 के अंदर रेप डिफाइन है, 376 के अंदर उसका जो पनिशमेंट है, तो वो सामान्य रूप से जैसे बाकी के रेप के केसेस थे, चाहे वो अडल्ट हो चाहे माइनर हो, वो सेम तरीके से समान रूप से उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता था और ट्रायल किया जाता था। आगे हम अगली वाली एक स्लाइड के अंदर इस बात पर और चर्चा गहराई से कर लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, ये एक आपको देखने में लगता होगा कि ये बहुत सारी फिगर्स हैं। इस पे आप जो रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है इस पे ध्यान दें तो यहाँ भी स्थिति लगभग पुलिस जो है वो करीब करीब 90% मामलों में चार्जशीट लगाती है, लेकिन जो ट्रायल है, ट्रायल कभी 20% मामलों में, कभी 34% मामलों में कन्विक्शन पा पाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपका फिर पिछली स्लाइड पे ध्यान देना चाहता हूँ, जो पेंडेंसी रेट है ट्रायल कोर्ट के अंदर, चाहे वो रेप के केसेज हों, रेप में लगभग 90% है, 88-90%। पॉक्सो केसेज में ट्रायल कोर्ट की जो पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 90% के करीब है। और यही स्थिति तकरीबन हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में भी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसलिए समझना जरूरी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर बच्चों की भी तस्करी होती है, चाहे वो बच्चियां हों चाहे बच्चे लड़के हों उनकी, और उसका सेक्सुअल ऑफेंस में उनका मिसयूज होना, उनका एब्यूज होना, उसकी बहुत बड़ी संभावना रहती है। बहुत बड़ा कनेक्शन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के बीच और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बीच। तो इसको भी हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये जो चाइल्ड, जो नीचे जो आपको मिसिंग चिल्ड्रन दिए हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है कि बच्चा मिस कैसे हो सकता है। अगर कोई बच्चा घर से भटक जाए, भूल जाए रास्ता, तो शाम तक 2-3 घंटे के अंदर माँ बाप ढूंढेंगे, बच्चा 1-2 किलोमीटर जा सकता है, कोई ना कोई आदमी, पुलिस, थाना, चौकी, कोई पब्लिक का आदमी बच्चे को पेरेंट्स तक मिलवा देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चे मिस होते हैं ये बड़ी संख्या में डेलिब्रेट किए जाते हैं, और ये जनरली गरीब लोगों के बच्चे होते हैं। मेरा ये भी मानना है, मैंने एक छोटी रिसर्च की थी जब मैं 2012 में LLM इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से किया था। उसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने नोएडा के दौरान, नोएडा के क्षेत्र के अंदर एक रिसर्च की थी, जिसमें ये पाया गया था कि ये जो बच्चे हैं, ये जो नोमैडिक लोग होते हैं, जो घुमंतु लोग, जो अपना कहीं छोटे मोटे डेरा डाल करके रहते हैं, छोटी मोटी हटमेंट बना करके रहते हैं, उनके बच्चे अक्सर खोते हैं। और एक उसमें ये भी कनेक्शन निकल करके आया था कि जिन लोगों के वहां पे कोई अपना वोटर ID नहीं है या उनकी कोई वोटिंग राइट नहीं है, उन लोगों की बात पे कोई ध्यान भी नहीं देता। और अक्सर देखने में ये आता है कि जब बच्चे काफी बड़ी मात्रा में गायब हो जाते हैं, 10-5 बच्चे, 2-4 बच्चे गायब हो जाते हैं 5-6 महीने, तो फिर कोई ना कोई ड्राइव चल जाता है किसी ना किसी कारण से, और वो फैमिली दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है और वो बात वहीं दब जाती है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो बच्चे मिस होते हैं, जो गायब किए जाते हैं, इनका भी दुरुपयोग होता है, और बहुत बड़ी संख्या में दुरुपयोग होने का चांस उनका भी बाल शोषण के लिए, बाल अपराध के लिए और यौन अपराध के लिए उनका बहुत बड़ा उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हमें इस एंगल से भी और मिसिंग चिल्ड्रन को देखने की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब हम थोड़ी बात की चर्चा करते हैं सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, सेक्सुअल वायलेंस के बारे में, क्योंकि चाहे वो बड़ा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, सेक्सुअल वायलेंस को समझना थोड़ा आवश्यक है। पहले ये एक जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है, ये पॉक्सो को मैंने अलग रखा है, जो कि पॉक्सो पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे।
ये जो बाकी के जो सेक्शंस लिखे हुए हैं, ये हरेसमेंट, ये आईपीसी के सेक्शन है। जो सेक्सुअल हरेसमेंट है ये 354 सेक्शन के अंदर और 509 सेक्शन के अंदर लिया जाता है। अगर आपको कुछ लोगों को जिनका थोड़ा लीगल बैकग्राउंड है वो ध्यान करें, एक विशाखा केस आया था 1996 के अंदर। विशाखा राजस्थान का बड़ा सेलिब्रेटेड केस था जिसमें जस्टिस वर्मा साहब ने, JS वर्मा साहब ने एक लंबी चौड़ी एक हरेसमेंट की डेफिनेशन दी थी। और बाद में जब हमारा 2013 में, मैं अभी बताऊंगा आपको, जब हरेसमेंट एक्ट बनता है तो लगभग वही डेफिनेशन उसमें ले ली जाती है। दूसरी तरफ देखें तो सेक्सुअल असॉल्ट है, 375 में रेप है, डिफाइन किया गया है रेप क्या होता है, और उसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 376 के अंदर डिफाइन किया गया है कि किसी आदमी को रेप का अगर उसको दोषी पाया जाता है तो कितना पनिशमेंट मैक्सिमम और मिनिमम कितना दिया जा सकता है। तो ये कुछ क्राइम का एक सिनेरियो है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब एक बहुत बड़ा वाटरशेड मूवमेंट आता है इंडियन जो रेप ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर या सेक्सुअल ऑफेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वो है निर्भया केस। आप सभी को ध्यान होगा, चाहे आप दिल्ली में हैं या कहीं पे भी होंगे, मेरे ख्याल से सभी लोग इस केस से वाकिफ होंगे। जब 16 दिसंबर 2012 को एक हेल्थ केयर से जुड़ी हुई एक यंग लड़की जब वो अपने साथी के साथ एक बस के अंदर रात में ट्रेवल करती हैं तो उनके साथ ना केवल बहुत ही बड़ा विभत्स रूप से गैंगरेप किया जाता है, बल्कि बहुत हैवीली उनको डायबोलिकली उनको इंजर्ड किया जाता है। बाद में वो विक्टिम की डेथ हो जाती है। उससे पूरा का पूरा देश दुनिया में काफी मतलब टर्मोइल हुआ, लोगों में धरने प्रदर्शन हुए इस बात को लेकर के। और उस समय सरकार के द्वारा जस्टिस JS वर्मा कमेटी भी बनाई गई, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। फिर एक ऑर्डिनेंस आया तत्काल उस बात को देखने के लिए, और बाद में फिर एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक और भी 2013 के अंदर एक्ट आता है, सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, जो सेक्सुअल हरेसमेंट को देखता है वर्क प्लेस के अंदर, उसको रोकने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए 2013 में। ये चूंकि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा लोग नहीं करते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा भी बनाया। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का लोगों में ज्यादा इसकी चर्चा है, चूंकि इसने जो हमारा रेप की डेफिनेशन थी 375 के अंदर, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये परिवर्तन क्या हुए, इस तरीके के परिवर्तन इसमें हुए हैं। 2013 में जो हम एक्ट लेकर के आए, अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या परिवर्तन? तो अगर इसकी थोड़ी गहराई से छानबीन करें तो ये पाएंगे कि जो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003 है, इसकी बहुत बड़ी छाप हमारे इस अमेंडमेंट एक्ट 2013 पे मिलती है। बहुत सारी चीजें हमने वहां से बोरो की हैं। और आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास करिए कि हमारी जो इंडियन पीनल कोड है वो 1860 में बनाई गई, और यूके की जो पीनल कोड थी वो 1861 में बनाई गई। यानी कि यूके वाले भी हमारी जो इंडियन पीनल कोड है उसके एक साल हमारे से जूनियर हैं। और लगभग 60-65% जो देश हैं दुनिया के, 60 देश के लगभग, उनके जो पीनल कोड बनाए गए हैं उस पे इंडियन पीनल कोड का बहुत बड़ा असर है। यानी कि हमारी जो इंडियन पीनल कोड है उसको ग्लोबल बाइबल माना जाता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। इतने ढंग से उसको बनाया गया है। उसमें कमियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी इट इज कंसिडर्ड ए वेरी सेलिब्रेटेड डॉक्यूमेंट। इस एक्ट के अंदर जो हम लाए, अमेंडमेंट एक्ट 2013, उसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया वो ये हुआ कि जो डेफिनेशन दी गई थी 375 आईपीसी के अंदर, उसको वाइड कर दिया गया। पहले जो डेफिनेशन थी इस एक्ट के आने से पहले, उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया जाना या कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, या तो अपराध के करने का प्रयास या अपराध किया जाना, क्या, जिसमें रेप की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि मेल का जो सेक्सुअल पार्ट है यानी कि फेलस और फीमेल की वेजाइना, उनमें या तो अटेम्प्ट हो यानी कि उसको पेनिट्रेट करने का, और या पेनिट्रेट किया गया हो। तो ये एक डेफिनेशन का एक दायरा था, यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन थे उनका अटेम्प्ट किया जाना उनको पेनिट्रेट करने का, और या उसका कमेंसमेंट होना, ये था। लेकिन इस एक्ट के अंदर उसको वाइड कर दिया गया इस सेंस में कि कोई भी बॉडी पार्ट मेल का वो हो सकता है, वो मेल ऑर्गन हो, मेल सेक्सुअल ऑर्गन हो, फिंगर हो, टंग हो, कोई भी बॉडी पार्ट,
और फीमेल का कोई भी ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब वेजाइना हो सकती है, नोस्ट्रिल हो सकता है, माउथ हो सकता है, एनस हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं इससे, और इतना ही नहीं, केवल बॉडी ऑर्गन नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इंसर्ट करने का प्रयास किया जाए या इंसर्ट किया जाए अगर ओरिफिस के अंदर, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? सेक्सुअल नेचर का होना चाहिए। ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है, लीगल डोमेन के अंदर इस पर चर्चा हुई कि इसमें नेचर जो बात करते हैं कि सेक्सुअल नेचर का होना चाहिए, सेक्सुअल नेचर को डिफाइन कैसे करेंगे, ये एक मुद्दा है जिसपे मैं भी यहाँ इस बीच में चर्चा नहीं कर पाऊंगा टाइम की वजह से, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अब इससे जो एक बात खड़ी हुई वो ये खड़ी हुई कि अब तक जो हम इन्वेस्टिगेशन करते थे ये तो हमने बना दिया, एक्ट बना दिया। अब हम इसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का जो व्यवस्था है जो हम पहले से करते आए हैं वो क्या है कि हम उसमें मेडिकल इंजरी देखते हैं कि क्या फीमेल पार्ट पे, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में उसकी वेजाइना, लेविया मेजोरा, माइनोरा या और जो भी उसका प्यूबिक जो एरिया है उसके अंदर कोई इंजरी हो, उसके अलावा बॉडी पे कोई इस तरीके के इंजरी मार्क हो, सीमेन हो, प्यूबिक हेयर हो, ब्लड हो, तो ये हमारे एविडेंस कलेक्शन करने के मेथोडोलॉजी थी। लेकिन इस डेफिनेशन जो नई बनाई गई, वाइडनिंग हुई, उसमें दिक्कत ये आने लगी कि मान लिया अगर फिंगर किसी ने इंसर्ट की या करने का प्रयास हुआ या टंग डाली गई या और, तो इसको किस तरीके से, चूंकि जरूरी नहीं है कि वहां सलाइवा मिल जाए बाद में आपको भी, हमारे जो फोरेंसिक टूल है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है कि चूंकि अभी हमारे पास वो मेथोडोलॉजी नहीं है जिससे हम सर्टेनिटी के साथ ये कह सके कि हाँ ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ है एविडेंस के बेस पर। तो हमने लॉ तो बना दिया लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग टूल्स अभी हमें जनरेट किए जाने हैं। ये एक अभी वॉइड है जिसमें रिसर्च डेवलपमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। अब हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, क्योंकि इसी पे हमें विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं हम। आप जो मैंने आपसे बताया कि ये जो हमारा ये जो एक्ट लाया गया वहां डिमांड भी थी, और ये जो एक्ट लाया गया ये लगभग 15-20 दिन पहले आ चुका था जब ये निर्भया केस हुआ था। तो ये निर्भया प्री निर्भया इनेक्टमेंट है एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि 14 नवंबर को ये लागू हो गया था और वो घटना थी 16 दिसंबर की। तो ये यूएनसीआरसी का जो मेंबर है हमारा इंडिया, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये अपने जो लॉ थे उनको एडजस्ट किया। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो जो इंड्यूसमेंट या कोर्जन ऑफ ए चाइल्ड या उसका अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस में किसी प्रोस्टिट्यूशन में या उसमें कहीं इसको बच्चे को मिसयूज किया जा रहा हो। पोर्नोग्राफी को जोड़ा गया। पोर्नोग्राफी पहले हमारे जो 376 या 375 थी, 377 थी, 504 था, 354 था, उसमें कहीं डायरेक्ट पोर्नोग्राफी नहीं आती थी। पहले वो केवल थोड़ा सा हल्का सा झलक मिलती है 354 के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक टर्म पोर्नोग्राफी नहीं थी हमारी आईपीसी के अंदर। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट किया गया कि हमने स्पेसिफिक उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन एक और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे के पूरे पॉक्सो एक्ट के अंदर कहीं पे भी रेप वर्ड यूज नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जो हमारे जो लेजिस्लेचर है, जो हमारे जो कानूनविद हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट है, उन्होंने रेप को चूंकि एक निगेटिव सेंस में देखा जाता है, उसका बहुत स्टिग्मेटाइजेशन है, इसलिए शायद उसको हटाया गया ताकि बच्चे को ये सब बार बार ना सुनना पड़े कि उसके साथ रेप हुआ है। तो इसलिए उसकी बजाय जो शब्द यूज किया गया है, यहाँ शब्द यूज हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन है और 4 में पनिशमेंट है। एक दूसरा सेक्शन लाए गए, एग्रीवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रीवेटेड का क्या मतलब हुआ? एग्रीवेटेड का मतलब ये हुआ कि जो लोग फैमिली के लोग हैं, मान लिया ब्लड रिलेशन में अगर कोई बच्चे को एक्सप्लॉइट करता है सेक्सुअली, परपिट्रेटर अगर उसका कोई ब्लड रिलेशन है, फैमिली का है, इंसेस्ट का मामला है, या कोई और ऐसा आदमी है जो पावर ऑफ अथॉरिटी में है, मान लिया कोई बच्चा स्कूल में है या कहीं हॉस्पिटल में है या किसी प्रोटेक्शन होम के अंदर है, तो वो लोग जो उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी या ट्रस्ट के रूप में, तो उसको एग्रीवेटेड फॉर्म माना गया। तो यहाँ पे अंतर ये है, डेफिनेशन सारी चीजें वही होंगी इसको सिद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ पनिशमेंट में डिफरेंस हो जाता है। पनिशमेंट दूसरा, अगर मान लिया गैंग रेप किया गया
तो इसकी काफी कुछ, या जो ल्यूनेटिक बच्ची है, बच्चा है, अगर उसके साथ किया गया तो वो एक लंबी लिस्ट है। किन लोगों का जो परपिट्रेटर कौन लोग होंगे, जब उसको हम एग्रीवेटेड फॉर्म मानेंगे। इसी तरीके से अगर ध्यान करिए सेक्सुअल हरेसमेंट, तो वहां पे सेक्शन 354 थी, और यहाँ पे उसका जो सेक्शन लगाया गया वो सेक्शन 11 और 12 में उसका पनिशमेंट, और अबेटमेंट 16, 17, 18, और जो पोर्नोग्राफी थी वो सेक्शन 14, 15 के अंदर है, जो यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज 13, 14 एंड 15 के अंदर। तो ये जनरल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 3, 4, एग्रीवेटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 5, 6, फिर सेक्सुअल असॉल्ट 8, 9, इस तरीके से इसका पूरा का पूरा एक स्कीम बनती है जिसको समझने की आवश्यकता है। अब ये कुछ सैलिएंट फीचर, जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ इसमें, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इस पे कुछ मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, और 1-2 दिन में मैं अपना डिसर्टेशन भी इस पे सबमिट करूंगा। तो ये बहुत ही मतलब मेरे कोर ऑफ द हार्ट है ये मेरे लिए, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हुए मैंने इसमें काफी लंबे समय से जो अभी मैडम बता रही थी, जो पहली पीएचडी मैंने ड्रग केमिस्ट्री में की थी वो तो सर्विस में आने से पहले, लेकिन लॉ करने के बाद मैंने जो सेकंड पीएचडी की वो टाटा इंस्टीट्यूट से, वहां पे मेरा सब्जेक्ट सेक्सुअल ऑफेंस था, बट वो जनरल सेक्सुअल ऑफेंस था, वो मेल फीमेल का या माइनर मेजर सबका। लेकिन ये जो डीएससी का मुझे डिसर्टेशन देना है उसमें मैंने पर्टिकुलरली पॉक्सो को ही स्टडी किया है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने नोट की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ग्लिम्स भी मैं जो रिसर्च के आए हैं निकल करके उनको मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये जेंडर न्यूट्रल है, और ये सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों पार्ट है। अब आप जहन में बात आएगी, क्या सब्सटेंटिव क्या होता है, प्रोसीजरल क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है कि जैसे आईपीसी है, यानी कि सब्सटेंटिव ऑफेंस ये डिसाइड करता है कि जो हम क्राइम की बात करते हैं, ऑफेंस की बात करते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आईपीसी में या इवन इसके अंदर आपका पॉक्सो में कहीं क्राइम वर्ड भी यूज नहीं हुआ है। वो हमने जो यूज किया है अपने लॉ में वो ऑफेंस वर्ड यूज किया है, और ऑफेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी के अंदर। तो सब्सटेंटिव ऑफेंस का मतलब होता है कि सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये होता है कि वो ऐसा लॉ जो किसी भी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट को डिफाइन करे, इंग्रेडिएंट्स, उसका सब्सटेंस क्या होगा और उसके पनिशमेंट को डिसाइड करे। तो ये होता है सब्सटेंटिव लॉ, जैसे हमारा आईपीसी है, पॉक्सो एक्ट है, लाइक दैट। और दूसरा पार्ट है उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करें, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजर का मतलब हम किस तरीके से जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, जैसे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल मैटर्स के लिए सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सारे के सारे जो है ये प्रोसीजरल एक्ट है। तो हमारा जो पॉक्सो एक्ट है ये हाइब्रिड एक्ट है, इसमें सब्सटेंटिव पार्ट तो है ही है, उसके अलावा क्लियर कट प्रोसीजर भी बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि आप बच्चे का स्टेटमेंट कैसे लेंगे, किस तरीके से उसका ट्रायल करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें इस तरीके के दिए गए हैं जो स्पेसिफाइड चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर को इंडिकेट करता है। ये उसका पर्पज है। एनोनिमिटी ऑफ चाइल्ड जो मैंने बताया था, हालांकि ये सेक्शन 228 के अंदर ये ना केवल बच्चों के लिए बल्कि जो मेजर विक्टिम्स भी हैं उनके लिए भी ये लागू होता है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 228 सेक्शन में आईपीसी में। लेकिन जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन डाली गई 23। इसी तरीके से बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन, ये पूरा का पूरा एक्ट ही स्पेशल है। इसमें कोर्ट का नाम भी स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, पॉक्सो एक्ट कोर्ट बोलते हैं उसको। इसी तरीके से स्पेशल प्रोसिक्यूटर का भी प्रोविजंस के अंदर है। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन भी दिए हुए हैं सेक्शन 29, 30। जैसे प्रिजम्पशन क्या है, नॉर्मल में हम क्या मानते हैं कि जो गिल्ट है, गिल्ट को किसको प्रूव करना होता है, प्रोसिक्यूशन को, ठीक है। लेकिन यहाँ ये माना गया कि हम अगर कोई बच्चा आरोप लगाता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये सही बात बोल रहा है। तो अपनी डिफेंस जो है, यानी कि अपनी सफाई देने का जो दारोमदार है वो किसके ऊपर होगा, एक्यूज के ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये शिफ्ट किया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मल केसेस में किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन। लेकिन इस केस में जो पॉक्सो एक्ट है इसको एक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट किया गया कि आप अपनी सफाई प्रस्तुत करिए कि मैं निर्दोष हूं। इसी तरीके से केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी
3 महीने का समय है। हालांकि इसके अंदर नहीं है, ये सीआरपी से ड्राइव किया गया, लेकिन ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल सेक्शन का प्रोविजन किया गया, सेक्शन 35। सेक्शन 35 ये कहता है कि चार्ज फ्रेम होने के डेट से 1 साल के अंदर होना चाहिए। ये अब देखिए, ध्यान करिए, जो मैंने पिछली स्लाइड से आपको दिखाई थी, हमारे 90% केसेस पॉक्सो के अभी ट्रायल के लिए पड़े हुए हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि 2013-14 के भी केस अभी पड़े हुए हैं जब से शुरू, 5-5, 6-6 साल से ज्यादा केस हो गए। ये एक चिंता का विषय है जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो है 42 का ये मतलब है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। इसका ये मतलब है, जो पार्लियामेंट ने ये विचार किया कि चूंकि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एकदम आइसोलेशन में एक्ट नहीं बनाया गया, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे आईपीसी से भी है। तो इसमें यह कहा गया कि जहां पे जो पनिशमेंट ज्यादा हो जिस सेक्शन के अंदर, आप उसको यूज करिए। इसलिए कई बार आप देखेंगे, जब मैंने इसको शुरू किया था तो मुझे भी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन ये रहता था कि भाई आप पॉक्सो भी लगाते हो और आईपीसी भी लगाते हो। तो ये इस कहीं ना कहीं ये सेक्शन 42 का इफेक्ट है कि आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी प्रोविजन के अंदर अगर आईपीसी में आपका पनिशमेंट का क्वांटम ज्यादा है तो आप वहां उस क्वांटम को यूज करेंगे, ना कि लोअर साइड को। ओवरराइडिंग इफेक्ट ये है कि जो भी ये एक्ट कहता है, अगर कोई दूसरा एक्ट कहीं कंट्राडिक्ट करता है तो ये एक्ट उसको ओवरराइड करेगा। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 42A। एंड एज our honorable member has mentioned that we have POCSO rule right from beginning in 2012, but recently from 9th of March 2020 the new rules have been framed, so by repealing the earlier rules. So now rules 2020, POCSO rules 2020 are in operation. These are vital legal dogmas and issues related to child sexual abuse or assaults. You see, the very important part is the statutory rape. What is statutory rape? This question arises in the mind. Basically, statutory rape means that rape has no, or you can say the sexual act with a child, right? Irrespective of consent. क्योंकि कई बार ये होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब इसमें तो लड़की की कंसेंट थी, 16 साल की लड़की है, वो मर्जी से घर से चली गई, एलोपमेंट हो गया, शादी के लिए चली गई। तो स्टैट्यूटरी रेप ये कहता है कि अगर आपने एक बार लड़की की उम्र 18 साल से कम कर दी तो कंसेंट होना या नहीं होने का कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई लॉ में कोई उसका महत्व नहीं है। इसको हम स्टैट्यूटरी रेप बोलते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार उसको स्टैट्यूट में अगर माइनर घोषित कर दिया या माइनर सिद्ध कर दिया कोर्ट के अंदर, तो फिर वो कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा सवाल ये उठता है कि ये बहुत बड़ा डिबेट का भी इशू है और इस पे जुडिशियरी भी बहुत डाइवर्सिफाइड व्यू देती है, अलग अलग लोगों का, जजेस का, सुप्रीम कोर्ट से लेके और ट्रायल कोर्ट तक अलग अलग व्यू रहता है। इसको सेटल करने की जरूरत है। वो ये है, और बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं, कई बार बड़ा डिलेमा होता है। मेरी अपनी रिसर्च के अंदर मैंने कई केस स्टडी में देखा। एक बरेली का केस था, एक बच्ची थी, वो 13-14 साल के अंदर उसका पड़ोस में कोई ऐसा कुछ परिस्थिति, बस रिलेशन हो गया और वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वो लेट उसकी डिटेक्शन हुआ। अक्सर लड़कियां समझ नहीं पाती इतनी कम उम्र में, उसकी जो बॉडी चेंजेस हैं दे डोंट रिकॉग्नाइज। कई बार शर्म की वजह से बताने में दिक्कत होती है। तो जब वो डिटेक्ट होता है या पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। और आप समझेंगे कि 20 जो सप्ताह के बाद की जो प्रेगनेंसी है उसमें फिर 20 साल तक तो जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, उसके अंदर सेक्शन 3 में ये स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई लड़की, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, अगर वो रेप होने की वजह से अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो उस बच्चे का मेडिकल टर्मिनेशन करा सकती हैं, उस गर्भ का। तो ये प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि जब 20 वीक से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, और कोर्ट अपने आप परमिशन नहीं देता। कोर्ट पहले मेडिकल बोर्ड को रेफर करते हैं, मेडिकल बोर्ड चेकअप करता है, चूंकि जो बच्ची है उसकी हेल्थ का या उसकी लाइफ को कोई डेंजर ना हो। तो वहां मेडिकल बोर्ड ये देख के बताता है, चेकअप करके, कि क्या पोजीशन है, क्या मेडिकल टर्मिनेशन पॉसिबल है, नहीं है, क्या स्टेज है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, 24-25 वीक के ऊपर हो जाता है,
तो फिर उसका टर्मिनेशन संभव नहीं होता और ऐसी बच्चियां कई बार बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो जाती है। और मेरी रिसर्च के द्वारा ये पता चलता है कि लगभग, और ये मेरी रिसर्च में नहीं है, ये जो मैंने ग्लोबल लिटरेचर सर्वे किया उसमें भी ये चीज निकल के आई कि जो रेप की जो पॉसिबिलिटी होती है, रेप में इंसिडेंस में प्रेगनेंसी की जो संभावना रहती है वो लगभग 5 से 7% रहती है। और मेरी रिसर्च में भी लगभग यही आया। और आप यकीन करेंगे कि इन मामलों में प्रेगनेंसी के साथ साथ लगभग जो मेरी रिसर्च है उसमें लगभग 60 to 70% लड़कियां लेट डिटेक्शन की वजह से उन्हें डिलीवरी में जाना पड़ा, यानी कि बच्चे को जन्म देना पड़ा, क्योंकि वो ऐसी टाइम क्रॉस कर चुकी थी जिसमें टर्मिनेशन संभव नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो अगला वाला जो मैंने लिखा हुआ है रेप रिलेटेड प्रेगनेंसी, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि जैसे 16, 17, 18 साल का जो ये आपका जो टीनेजर गर्ल्स हैं, ये कई बार अपनी मर्जी से चली जाती है। तो क्या करें इसमें? क्या हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल के तहत करें? एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। क्या हम दूसरा कोई रास्ता निकालें? तो ये डिबेटेबल इशू है, इस पर मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये स्टडी की कि दूसरे दुनिया के देशों में क्या होता है इस मुद्दे को देखते हैं, तो यूएस की के लॉ में मैंने पाया कि रोमियो जूलियट नाम से वहां लॉ बना हुआ है। तो रोमियो जूलियट में ये है कि अगर लड़की और लड़का, वहां जो 50 स्टेट हैं उसमें अलग अलग स्टेट के अंदर, ये लगभग 39 स्टेट्स के अंदर आज की डेट में लागू है ये रोमियो जूलियट लॉ। इसके अंदर ये है कि 15 से 16 साल की उम्र की लड़की से ऊपर अगर जो लड़का है, जो उसका पैरामर है या जो भी उसका मित्र है जिससे उसका रिलेशन हुआ है, अगर उसमें एज का डिफरेंस 4-5 साल के तक है, कहीं पे 4 साल है, कहीं 3 साल है, कहीं 5, तो 0 से लेकर के अगर उम्र का जो डिफरेंस है लड़की और लड़के में, अगर वो 5 साल के अंदर है तो वो रोमियो जूलियट लॉ से गवर्न होंगे। यहाँ पे उनको मतलब परिस्थिति देख के वो किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट लड़के को नहीं दिया जाता, उसको कंप्लीट एक्सोनरेशन नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उसको बिल्कुल ये कहें कि बस फ्री फॉर ऑल है, लेकिन उनको, ताकि कोई आदमी, कोई भी लड़का ऐसा उसको कोई क्रिमिनल की श्रेणी में ना जाए वो, तो उसके साथ लीनियंट व्यू बढ़ता जाता है। तो हम भी क्या इस रोमियो जूलियट टाइप का कोई लॉ के बारे में सोच सकते हैं? ये एक चर्चा का विषय है, एक डेलिब्रेशन का विषय है, जिस पे बात विचार किया जा सकता है। और हमारे बहुत सारे जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मैंने देखा कि इस पे बात चर्चा चली है, और मुझे लगता है कि इस पे और गंभीरता के साथ एकेडमिक सेक्शन के अंदर, जो समाज के अंदर, इस पे चर्चा की जानी चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें लड़की ने शादी कर ली, उसको बच्चा हो गया और रेप का केस लिखा हुआ है, चार्जशीट भी फाइल हो गई, तो उसमें क्या करें? जैसे बरेली वाले केस में उस लड़की का जब मैंने उससे चर्चा की रिसर्च के दौरान, तो उसका जो जवाब था वो ये था कि साहब मैं पहले तो मैंने इतना झेला कि किसी ने घर में भी मैंने ताने सही, बहुत सारी परेशानियां सही, फिर 14 साल में मैंने बच्चे को जन्म दिया। हॉस्पिटल में जब जा रही थी तो मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, मेरा बच्चा भी जो है वो उसके अंदर जो गाड़ी थी जिसमें घर में डाल के ले गए थे, उसी में मेरा बच्चा भी पैदा हुआ। बाद में जब वो केस चल रहा था तो उस लड़के से उसकी शादी हो गई। अब वो कहती है कि साहब ऐसे न्याय से मुझे क्या फायदा जो मेरे पति को 10 साल 20 साल की सजा हो जाए, तो क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही काटती रहूंगी? तो ये सोचने की बात ये है कि न्याय क्या है हमारे लिए। जो लीगल जस्टिस है वो लीगल जस्टिस है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ नहीं, ये तो कानून तो अपना, कानून शुड टेक इट्स ऑन कोर्स, जब सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या वो जो विक्टिम है, क्या वो उससे संतुष्ट है? तो ये फिर एक विषय वस्तु है अध्ययन के लिए कि क्या हम लीगल जस्टिस को, क्या हम सभी के लिए एक्सेप्टेबल जस्टिस मान लें? तो ये एक सोचने की बात है। एक और विषय पे मैं आपका चर्चा करना चाहूंगा, ध्यान खींचना चाहूंगा, वो है मेंटली रिटार्ड माइनर्स। मेंटली रिटार्ड माइनर हो चाहे मेजर हो, आप समझिए एज जो है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जैसे आप 10 साल के हैं एज वाइज जो क्रोनोलॉजी होती है, और एक होती है मेंटल एज, जो आपका जो मानसिक स्तर है उसकी एज क्या है। तो जो मेंटली रिटार्ड लोग हैं उसमें ये पाया गया कि उनकी, चाहे उनकी उम्र 50 साल हो, चाहे 40 हो, चाहे 10 हो, उनकी नॉर्मल जो मेंटल एज है वो 5-7 साल होती है नॉर्मल। तो इसमें एक केस आया मिसिज एरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 के टाइम में। उसमें यह कहा गया कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन है पॉक्सो के अंदर सेक्शन 2D के अंदर, उसको थोड़ा वाइड किया जाए, और उसमें जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे लोग हैं उनको उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाए, ताकि उनको पॉक्सो के जो एडवांटेज हैं वो मिल सके।
लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में वो केस लगा, तो उन्होंने ये कह करके उस मैटर को एक्सेप्ट नहीं किया कि चाइल्ड की डेफिनेशन को चेंज करना ये पार्लियामेंट का दायित्व है, पार्लियामेंट का काम है, इसको कोर्ट मेड लॉ के द्वारा डील नहीं किया जा सकता। इस बात पे मेरी चर्चा अपनी इस रिसर्च के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा सर से भी हुई। तो उनका यही कहना था कि चूंकि चाइल्ड को वर्ल्ड वाइड सभी ने डिफाइन किया हुआ है 18 साल से कम का होना, तो जब अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा लीगल एडिफाइस चेंज होगा। तो इस पे अच्छी ढंग से जो पार्लियामेंट है वो चर्चा करे और तब उस पर कोई विचार करे। एक और जो सवाल उठता है, जो अगला वाला मामला है, वो है चाइल्ड मैरिज। आप ध्यान दीजिए, चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, मतलब मिलियंस जो लड़कियां हैं, मतलब कम लाखों लाख लड़कियां, वो चाइल्ड मैरिज से प्रभावित होती हैं, हमारा कस्टम के नाम पे या किसी नाम पे। हालांकि हमने चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट कभी बना रखा है, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस में है, हम उसको ढंग से लागू नहीं कर पा रहे। इसको लेकर के एक PIL दाखिल हुई, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका जजमेंट 2017 के अंदर आया। इसमें ये कहा गया, मैं आपका ज्यादा समय ना लूं, इसमें ये कहा गया कि ये जो मैराइटल रेप की बात हुई, उसमें ये कहा गया कि मैराइटल रेप हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है, लेकिन एक जगह 376 के अंदर उसके फुटप्रिंट मिलते हैं, जहां पे ये कहा गया कि अगर जो ब्राइड है, यानी कि जो वाइफ है, अगर वो 15 साल से कम की है, तो उसके साथ अगर नॉन कंसेंसुअल सेक्स करता है हस्बैंड, तो वो मैराइटल रेप के अंदर आएगा, ये कहा गया। इस केस में ये वर्डिक्ट आया कि कोई भी लड़की, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अगर वो 18 साल से कम की है, तो उसकी चाहे कंसेंट है या नहीं है, उसको रेप माना जाएगा। अब आप ये सोचिए, अगर हम टेक्निकल बात करें तो जितनी भी चाइल्ड मैरिज होती है वो सबकी सब पॉक्सो के अंदर आनी चाहिए, पॉक्सो में कवर होना चाहिए। क्यों? मान लिया कल कोई ये कहेगा कि भाई वो तो मान लिया सेक्सुअल रिलेशन नहीं हुआ अगर थोड़ी देर के लिए, ये मानो, तो क्या तब क्या होगा? तो उसमें ये है, अगर वो हिंदू फैमिली है और अगर हम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, तो उसमें मैरिज कंप्लीट ही तब होती है जब मैरिज का कंज्यूमेशन हो जाए। कंज्यूमेशन मींस हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद द वाइफ। तो एक तरफ तो आपका लॉ कहता है कि आप मैरिज को कंज्यूम करिए, तब हम मैरिज को कंप्लीट मानेंगे जब कंज्यूमेशन हो जाए, सेक्सुअल रिलेशन हो जाए। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अब 18 साल से कम के जो भी लड़कियां हैं, इरेस्पेक्टिव देयर मैरिटल स्टेटस, ऑल विल बी कंसिडर्ड स्टैट्यूटरी रेप। तो ये कहीं ना कहीं डिलेमा है, इस बात को भी देखने की जरूरत है। हमें अपना जो लीगल सिस्टम है उसको अलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे मतलब लॉ बनाएंगे या लीगल सिस्टम को इंटरप्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होगा और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें भी फिर दिक्कतें आएंगी। तो ये भी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको और गहराई से समझने की और इस पर डेलिब्रेट करने की आवश्यकता। अगला एक मुद्दा है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन। जो लड़कियां, मेजर तो लड़कियां ही रहती हैं इसमें, चूंकि जो मेरी रिसर्च है उसमें यह है कि लगभग 5% जो टोटल क्राइम है वो लड़कियों के 1% क्राइम लड़कों के साथ है, बाकी 99% जो क्राइम है वो लड़कियों के साथ है। केवल जो अननेचुरल सेक्स है, जो सेक्शन 377 के अंदर है, वो लड़कों के साथ ज्यादा होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ जो पॉक्सो एक्ट है उसमें वो कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। जैसे जो अननेचुरल सेक्स या एनल सेक्स जिसको बोलते हैं, वो 377 में इसके अंदर तो डिफाइन है आईपीसी के अंदर, लेकिन यहाँ कोई अलग से उसको डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि वो नॉर्मल उसमें माना गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में या एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। और जो ये कंपेंसेशन की जो बात है, वो कंपेंसेशन हमारे रूल 9 में जो अभी नया बना है उसके अंदर 9 में है, और पहला वाला जो 2012 के रूल थे उसमें सेक्शन 7 के अंदर है। एक और मैं यहाँ आपको बात बताना चाहता हूँ कंपेंसेशन को लेकर के। कंपेंसेशन हमारा बहुत बड़ा एक लगभग 800 करोड़ का एक फंड, निर्भया फंड जनरेट किया गया, ये 2013 में हुआ अलग से। आज तक केवल 20% उसका कंपेंसेशन या अलग चीजों के लिए यूज हुआ है, आज तक केवल 20%। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से जो हमारी बच्चियां हैं या जो हमारे जो ऐसी विक्टिम है, ये समाज के लिए एक बड़ा धब्बा है, उनको कम से कम रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी इमीडिएट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए इंटरिम कंपेंसेशन और फाइनल कंपेंसेशन दोनों की व्यवस्था है। लेकिन देखने में ये आता है कि जो जजेस हैं
या जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अपने प्री कंसीव नोशन की वजह से वो कंपेंसेशन नहीं दे पाते। और जो मेरी अपनी रिसर्च बोलती है उसमें तो ये आ रहा है कि केवल और केवल 10% केसेस में कंपेंसेशन दिए गए, और वो भी जो उसका एवरेज जब हमने निकाला तो वो एवरेज केवल लगभग 11,000 के आसपास निकल कर आया, यानी कि टोटल कंपेंसेशन जो दिया गया केवल 11,000 रुपया। तो आप सोचिए कि जब हम एक तरफ तो कहते हैं कि उसको 2 लाख रुपया कम से कम दिया जाना चाहिए, अभी 2018 की जो गाइडलाइन आई है नेशनल उसकी अथॉरिटी की, उसकी आई है कि कम से कम 2 लाख रुपया आना चाहिए, और जो एवरेज निकल करके आता है, तो ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है। और एक एस सुरेंद्र साहब की भी एक रिपोर्ट थी, उसमें भी उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जुडिशियल ऑफिसर थे, उनकी 2018 की रिपोर्ट भी यही बोलती है कंपेंसेशन बहुत ही कम केसेस के अंदर दिया जाता है। तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है जिस पे चर्चा करने की, और हमारे जो जुडिशियल जो ऑफिसर हैं खास करके ट्रायल कोर्ट के, उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। ये कुछ प्ली हैं कि जब ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर तो जो हमारे जजेस हैं, जो हमारा डिफेंस है, वो किस तरीके से वो चर्चा करता है, या किस तरीके से हमारा जो प्रोसिक्यूशन का केस है, यानी कि जो लड़की के अगेंस्ट किस तरीके से वो अपनी प्ली करता है, इस पे थोड़ा सा मैंने रिसर्च की। तो देखने में ये आया, ये 4-5 मुद्दों पे ज्यादा वो लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट के अंदर। एक तो है, अगर जब केस रजिस्टर होते हैं, अगर उसमें किसी वजह से डिले हुआ हो, तो उस डिले को लेकर के वो कहते हैं कि साहब ये तो सोची साची रणनीति है और ये बहुत डिले करके बताया गया, तो जितना डिले होगा केस में उतना ही केस वीक होगा। लेकिन मैंने ये देखा, जो मेरी रिसर्च बोलती है कि दिल्ली जैसी जगह में बच्चों के मामले में काफी ठीक है रजिस्ट्रेशन का मामला, लगभग 24 घंटे के अंदर ज्यादातर मामलों में केस रजिस्टर हो गए। तो इनऑर्डिनेट डिले नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। दूसरा, अगर लड़कियों की उम्र 15-16 साल से ऊपर है, तो डिफेंस की ये कोशिश होती है कि वो किसी भी तरीके से लड़की को मेजर घोषित करा दे। क्यों? उसकी वजह है, हम अभी बात करेंगे कि एज कैसे डिटरमिन की जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पॉक्सो में केस तभी टिकेगा आपका जब सबसे पहले आप लड़की को माइनर घोषित करें, मतलब माइनर सिद्ध करें। अगर किसी वजह से अगर आप उसको माइनर सिद्ध करने में अगर गड़बड़ा गए, अगर प्रोसिक्यूशन फेल टू एस्टेब्लिश ए गर्ल, विक्टिम गर्ल लेस देन 18, देन योर केस विल कंप्लीटली सेटल। अब सवाल ये उठेगा फिर क्या होगा, तो फिर वो 376 में अडल्ट में चला जाएगा। तो उसके जो प्रिविलेज हैं, उसके जो स्पेशल प्रोविजंस है पॉक्सो एक्ट के, वो उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा, और वो फिर जैसे रूटीन के केस होते हैं उस तरीके से डील होने लगे। तो जो डिफेंस होता है वो कोशिश करता है उन मामलों में जिनमें लड़की की उम्र 16, 17 साल, 18 साल, मतलब क्लोज टू 18 हो, उनमें वो कोशिश करेगा कि उसकी एज को किसी तरीके से मेजर घोषित कराए, ठीक है, मेजर सिद्ध करे। और जब मेजर हो जाएगी तो फिर वो कोशिश करेगा कि उसको कंसेंसुअल बनाने की कोशिश करे। तो ये 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं 15-16 साल से ऊपर की लड़कियों में। इन 2 चीजों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर ये कहीं नो इंजरी केस हुआ, अगर उसकी वाइटल पार्ट पे, जो उसका जो वाइटल मीन्स जो सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट पे अगर कोई इंजरी नहीं मिली, तब तो फिर उसके लिए और बहुत आसान है कंसेंसुअल बनाने के लिए। तो ये एक एडिड उसके लिए एडवांटेज हो जाता है अगर नो इंजरी केस हो। और फिर लैक ऑफ कोरोबरेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई एडिशनल जैसे डीएनए है या कोई और इस तरीके का कोई और एविडेंस अगर आपने कलेक्ट नहीं किया, तब तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो फिर डिफेंस के लिए बिल्कुल बहुत ही सरल केस हो जाता है, और वो केस फिर एक्विटल में ही जाता है। तो ये ऐसे एरियाज हैं जिस पे अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने की और एविडेंस कलेक्शन करने की जरूरत है। अगर हम इन 4-5 मुद्दों को ठीक से डील कर लें तो काफी हद तक हम अपने कन्विक्शन रेट को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और लड़की को या जो उसकी फैमिली है उसको या जो पूरा समाज है उसमें एक जस्टिस दिए जाने का एक अच्छा एक पहल और बेहतर ढंग से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था एज डिटर्मिनेशन की, अगर हम इसको देखें जो पॉक्सो एक्ट है, तो पॉक्सो एक्ट में जो अभी सेक्शन 34 है, 34 है, उसके अंदर कोर्ट को ये पावर दी हुई है कि वो एज डिटर्मिनेशन देखे। लेकिन कैसे एज डिटर्मिनेशन होगी इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अभी जो हमारे नए एक्ट जो रूल आए हैं उसमें भी अभी कोई उसको पूरा फुल एज डिटर्मिनेशन के प्रोविजन नहीं दिए गए। लेकिन जर्नैल सिंह जब ये समस्या आई तो जर्नैल सिंह का एक केस आता है 2013 के अंदर, उसमें ये कहा गया कि चूंकि अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए जो जेजे एक्ट है, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है, उसका जो
रूल, ये भी जो जस्टिस जुवेनाइल जब ये जजमेंट आया था तब 2007 के रूल लगते थे, लेकिन अब ये रूल बदल गए हैं। अब एक्ट पूरा नया बन गया है, जेजे एक्ट, वो 2015 का है। तो उसकी सेक्शन 94 पार्ट 2, उसके अंदर एक डिटेल स्ट्रक्चर दी हुई है, हाउ टू डिटरमिन एज ऑफ ए पर्सन। चाहे वो, चूंकि जुवेनाइल जस्टिस में भी माइनर करना होता है उसको, तो वहां उन्होंने जो परपिट्रेटर है, जो लड़का है, जो पर्सन इन कन्फ्रंटेशन ऑफ द लॉ बोलते हैं वहां पे, उसको वो एक्यूज नहीं बोला जाता जुवेनाइल को। तो वहां वो जुवेनाइल है, इसको सिद्ध करने के लिए एक लिस्ट दी हुई है प्रोसीजर की, वो 94 में है। तो उन्होंने कहा जर्नैल सिंह केस में कि उसी लिस्ट को यहाँ भी लागू किया जाए जब तक कोई आगे कोई अलग से रूल ना बने। तो वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट समझने की बात है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है ये। तो हम कैसे एज डिटरमिन करेंगे किसी भी विक्टिम की, यहाँ हमारे अपने पॉक्सो के मामले में मैं बात करता हूँ, तो उसका जो सेक्शन 12 है, जो रूल 12 है, वो कहता है कि हम पहले बात करेंगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर उसका हाई स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी एज को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। अगर वो नहीं है, याद रखिए ये सारी चीजें मतलब प्रायोरिटी पे हैं। पहला कौन सा, अगर वो नहीं है दूसरा, फिर वो नहीं है तो तीसरा, इस तरीके से चलेंगे। पहला मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फिर दूसरा है डेट ऑफ बर्थ। जैसे स्कूल में मान लिया बच्ची 4th क्लास में पढ़ती है, 6th में पढ़ती है, तो मैट्रिकुलेशन में तो होगा ही नहीं उसका मैट्रिकुलेशन, तो स्कूल में जो एज लिखवाई गई। फिर उसके बाद अगर वहां वो भी नहीं मिलता तो फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या ग्राम प्रधान के यहाँ से, अगर वो ग्राम पंचायत का, वो जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि इसको कहेंगे हम जन्म मृत्यु जो रजिस्टर होते हैं उसकी एंट्री जो है। अगर वो भी नहीं है, अगर ये 3 चीज नहीं है, तब हम मेडिकल की ओपिनियन पे जाएंगे। याद रखिए कभी भी आप सीधे सीधे मेडिकल ओपिनियन पे नहीं जा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद जो एक सवाल उठता है, जो सबसे ज्यादा इरिटेशन करता है कोर्ट के अंदर, और जिसमें डिफेंस बहुत ज्यादा हिट करता है, कि ये जो बच्चियां होती हैं ये बहुत ऐसे फैमिली से होती हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत रिसोर्सफुल नहीं हैं, उनके पास अपने सर्टिफिकेट कई बार नहीं होते। फिर इसमें जो एक सेक्शन 35 है जो इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंदर ये है कि जो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करते हैं उसका सोर्स क्या था। जैसे आप मान लिया स्कूल में गए, स्कूल से आपने सर्टिफिकेट ले लिया, अब सवाल ये उठेगा कि स्कूल में किस आदमी ने वो एज लिखवाई थी। फिर वो आप पीछे जाएंगे, पता करेंगे कि साहब फलाने आदमी ने लिखवाई थी, किसी का अंगूठा लगा हुआ है, किसी का कुछ है, तो वो कहेंगे इसको कैसे पता। उसके फादर से पूछेंगे जो बेचारा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कई बार वो लिटरेट होते हैं, साक्षर नहीं होते, समझदार नहीं होते, तो उनको ऐसे जाल में फंसाएंगे कि वो ये सिद्ध कर देंगे कि ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है स्कूल के रिकॉर्ड में ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। और जहां ये सिद्ध हुआ बस फिर उनके लिए बहुत आसान होता है कि जब एक बार डेट ऑफ बर्थ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, आसान हो जाता है। दूसरा ये तो हुआ वो जहां पे मार्जिनल केस है, यानी कि जो 15, 16, 17 साल की एज के, जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें जो डिफेंस प्ली लेता है वो लेता है अक्सर कि साहब ये घर की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई थी, किसी और बात की, नल के पानी पे हुआ, कोई और झगड़ा हुआ, इसको लेकर के उस बात को का बदला लेने के लिए इन्होंने अपनी लड़की के साथ या लड़के के साथ जो सेक्सुअल एब्यूज का मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। तो ये अक्सर जो डिफेंस की प्ली है, चूंकि जब तक हम डिफेंस की प्ली को नहीं समझेंगे तो हम उसको काउंटर करने के तरीके नहीं समझ सकते, बेहतर ढंग से एविडेंस कलेक्ट करने के चीजों को समझ नहीं सकते। इसमें कुछ केस रहे हैं इस मुद्दे पे, जो ये जैसे मैंने सेक्शन 35 की बात बताई, ये लेटेस्ट केस है 2019 का, सिक्किम वर्सेस गिरजा मनराय। काफी डिटेल में इसको दिया गया, जिनका कोई इंटरेस्ट हो ये मैं सारी स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो लोग इंटरेस्टेड हों और कुछ पढ़ने में, ये भी स्लाइड उस पर मिलेंगी। मेरा नाम अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे जीके गोस्वामी, तो उस पर रिसर्च गेट की एक साइट खुलेगी, वहां अगर आप क्लिक करेंगे मेरे नाम से तो वहां सारा का सारा आपको मेरा जितना भी रिसर्च वर्क है उसका काफी बड़ा पार्ट, खास करके उन आर्टिकल को छोड़कर जो इंटरनेशनल जर्नल में है, क्योंकि उसको पब्लिश नहीं कर सकते आप इस पे सोशल साइट्स पे, बाकी सारा कुछ आपको वहां मिल जाएगा। ये भी प्रेजेंटेशन आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूँ इस मुद्दे पे, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, ये आप जहां पे भी कोई इस कैपेसिटी में हो कि अगर उसको जानकारी में आए, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे बच्चियों का अगर कहीं भी थोड़ा भी पता चलता है तो तुरंत वो रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
कारण यह है कि ये बहुत डिले होते हैं, बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इनको, और इस तरीके से वो कुछ बता भी नहीं पाते। कोर्ट में भी ट्रायल के अंदर बहुत दिक्कतें आती है, वो उतना नहीं समझ पाते चीजों को। तो ये थोड़े सेंसिटाइज होने की जरूरत है, जो भी ऐसी बच्चियां अगर आपकी जानकारी में आती हैं। और एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि जब हम रेप का मेडिको लीगल कराएं, यानी कि जब उसकी मेडिकल परीक्षण कराएं, तो एक समय के बाद उसको ये भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि भाई आप अपना जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी कराएं, ताकि 3 महीने के अंदर जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर रेगुलर बेस पे 1-2 महीना उसको टेस्ट किया जाए तो फिर अनवांटेड जो ऐसी जो प्रेगनेंसी है, RRP जो रेप रिलेटेड, उनसे बचा जा सकता है। तो ये भी प्रोविजन होना चाहिए कि ये इंश्योर हो कि जो हमारी रेप की जो विक्टिम्स हैं उनका सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाए, चाहे तो उनको कोई ऐसे वो दिए जाए स्ट्रिप या जो भी है, जिससे ऐसी संभावना को दूर किया जा सके। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पे। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं अभी टाइम लगभग आधा घंटा है, पर मैं 15 मिनट में इसको कोशिश करूंगा, हालांकि मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। इंपॉर्टेंट पहलू इसलिए है कि हर मामले में पुलिस को किसी ना किसी रूप में ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन करना होता है, चाहे तो वो एक्यूज हो। एक्यूज का अगर नेम्ड एक्यूज भी है तब भी हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करना है कि हाँ यही एक्यूज है, तो वहां भी ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। विक्टिम साइड में अगर आप देखें, कई बार विक्टिम की हत्या कर दी जाती है, उसको डिफेस कर दिया जाता है, डिसफिगर कर दिया जाता है, कई बार उसके बॉडी के रिमेन्स मिलते हैं, स्केलेटल रिमेन्स या इस तरीके से, जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी टेक्निक है जिसके द्वारा हम ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और लास्ट में जो लिखा हुआ है DNA प्रोफाइलिंग, ये मतलब ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, मोर ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन इसके भी चैलेंज है जिस पर हम थोड़ी बात करेंगे। एक और जो मुद्दा है, मतलब साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं, तो ये किंग सोलोमन जस्टिस से मैं छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए वो जरूरी नहीं है कि कोई मशीन हो उसके पास, या वो हर चीज को फोरेंसिक साइंस में लेके जाए, या इस तरीके से टेम्परामेंट होना चाहिए। किंग सोलोमन का जो न्याय था उसको आप सभी लोग जानते हैं कि इनके दरबार के अंदर 2 महिलाएं एक बच्चे को लिए हुए और उसके मातृत्व के लिए लड़ती हुई आती हैं, कहती है कि बच्चा मेरा, दोनों उसके लिए झगड़ रही हैं। तो जो किंग सोलोमन थे उन्होंने अपने दरबान से कहा कि एक तलवार लेकर आओ, मैं इस बच्चे को 2 भाग में बांट के दोनों को बांट देता हूँ। एक महिला चिल्लाती है, बोलती है कि नहीं मत, ऐसा मत करो, इसी को दूसरे को दे दो। तो राजा इस नतीजे पहुंचते हैं कि यही माँ है, क्योंकि वो कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तरीके से मतलब डिवाइड होते नहीं देख सकती। तो यहाँ कोई उसके पास कोई टूल नहीं है, कोई टेक्निक अलग से नहीं है, ये माइंडसेट है। तो जो अच्छा इन्वेस्टिगेटर होगा उसके लिए भी ये जरूरी है कि उसका टेम्परामेंट होना चाहिए साइंटिफिक। ये इन्वेस्टिगेशन की कुछ आवश्यकताएं हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पज। पर्पज ये है कि ताकि हम सत्यता के पास पहुंच सके, सत्यता को ढूंढ सके। इन्वेस्टिगेशन इज परस्यूट ऑफ ट्रूथ। इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है कि हम पारदर्शिता रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, किसी भी तरीके का कोई ऐसा दुर्राव नहीं होना चाहिए जिसको डबल स्टैंडर्ड से या जिसके 2 मतलब निकाले जा सके। बिल्कुल आईने की तरह साफ हो हर चीज जो भी हम कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जो हम फेयर ट्रायल की बात करते हैं कोर्ट में, वो अधूरा रहेगा। क्योंकि अगर हमने एविडेंस ही ठीक ढंग से कलेक्ट नहीं किया तो ट्रायल में भी आप क्या करेंगे, या चाहे आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो जो बेसिक जो सारा का सारा जो एविडेंस है वो ही एक माध्यम है न्याय तक पहुंचने का। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो जो आपका एविडेंस कलेक्शन थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज द मीन्स टू रीच टू फाइंड ट्रूथ टू डिलीवर जस्टिस। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी। ये कुछ मुद्दे हैं जिन्हें चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। अब ये जो सेक्सुअल ऑफेंस के चैलेंज हैं, जैसे मैंने बताया कि डिले इन FIR, ये बहुत बड़ी बात है। कंसेंट का मुद्दा है, सोल टेस्टिमनी पे भी चर्चा करेंगे, कोरोबोरेशन पे, और फिर हम बात करेंगे कि फोरेंसिक का रोल क्या है। अब जैसे मैंने कहा कंसेंट, तो यहाँ कंसेंट की इसलिए कोई मतलब नहीं उठता क्योंकि ये जो है, जो बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो स्टैट्यूटरी रेप है, वहां कंसेंट होना या ना होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अडल्ट महिलाओं के अंदर वहां कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है
ये डिसाइड करती है कंसेंट कि क्या ये सेक्सुअल ऑफेंस क्राइम था, ये सेक्सुअल एक्ट क्राइम था, या ये नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट था। तो कंसेंट इज ए डिवाइडिंग लाइन। इसलिए रेप ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ हमारे लिए कंसेंट इसलिए कोई महत्व ज्यादा नहीं रखता क्योंकि यहाँ इस पोक्सो एक्ट के अंदर कंसेंट बच्चे ने दी है या नहीं सेक्सुअल एक्ट के लिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है लॉ की नजर में। ये सोल टेस्टिमनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेप ज्यूरिस्प्रूडेंस में या सेक्सुअल ऑफेंस के ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। जब तक हम इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम ना ही तो विवेचना के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और ना ही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, ट्रायल के दौरान हम न्याय नहीं दे सकते। सोल टेस्टिमनी क्या है? आप सभी जानते हैं कि क्राइम जो है ये ऐसा क्राइम है, सेक्सुअल ऑफेंस खास करके रेप, कि ये आइसोलेशन में होता है, एकांत में होता है, वहां पे कोई आई विटनेस नहीं होता नॉर्मली। बच्चों के मामले में तो फिर भी कुछ ऐसे केस मिल जाते हैं जहां पे आई विटनेस अचानक कोई पहुंच गया या बच्चा चिल्लाया तो उसने कोई घर के आसपास किसी ने देख लिया। नहीं तो अक्सर ये सोल टेस्टिमनी का केस होता है, यानी कि जो विक्टिम बोल रही है या बोल रहे हैं उन्हीं की बात को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। और जो हमारा रेप ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसमें बड़ी क्लियर कट कहा गया है कि कोरोबोरेशन इज नॉट सिने qua non फॉर ए कन्विक्शन इन रेप। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहें कि कन्विक्शन करने के लिए कोरोबोरेशन का या दूसरे साक्ष्यों का होना जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो भी विक्टिम है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ी महिला हो, उनका जो कथन है, उनका जो आरोप है, उसको हम प्रथम दृष्टया सही मानेंगे जब तक हम उसको गलत सिद्ध ना कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रस्टवर्दी है, अनइम्पेचेबल वर्ड यूज किया गया, ट्रस्टवर्दी एंड अनइम्पेचेबल है, तो हम उस पर विश्वास करें। इसमें अगर हम बाद में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिलती है, व्हाई शुड द एविडेंस ऑफ द गर्ल और वुमेन हु कंप्लेन्स ऑफ रेप और सेक्सुअल मोलेस्टेशन बी व्यूड विद द एड ऑफ स्पेक्टेकल फिटेड विद लेंसेज टिच्ड विद डाउट, डिसबिलीफ और सस्पिशन। तो ये कोर्ट का बड़ा एकदम जो हमारा सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्लियर कट व्यू है। इसमें कोई दुराव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वी शुड बी वेरी क्लियर कि जब तक हम, जैसा हमारा सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि चाहे वो पुलिस हो, समाज हो, ट्रायल कोर्ट में भी कई बार देखने को मिलता है कि पहले ही जजमेंटल हो जाते हैं कि ये तो केस झूठा है, ये तो आरोप ऐसा ही है, ये तो ऐसी बोल रही है लड़की, आरोप लगा रही है गलत। ये जजमेंटल नहीं होना है। पहले हम जो वो बात को बोल रही है, पहले हम उसको सही मानते हुए कार्रवाई करें, जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और जो तथ्य सामने है उसके बाद हम कोई निर्णय लें, ना कि हम प्री कंसीव नोशन से ये मान करके चलें ये गलत है या सही है। तो ये एक मैसेज है। सोल टेस्टिमनी को हमें बहुत अच्छी गहराई से समझना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर के रूप में भी, प्रोसिक्यूटर के रूप में भी, और जज के रूप में भी। अब बात आती है कि हम कोर्ट में कैसे हम केस को आगे बढ़ाते हैं, ट्रायल कैसे करते हैं। तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ओरल टेस्टिमनी। ओरल टेस्टिमनी में अगर आप देखें तो हमारा जो आई विटनेस होता है वो हमारा स्ट्रगलिंग विटनेस है, बोल्ड विटनेस है। सबसे ज्यादा जो महत्वता दी जाती है, जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह, जिसने किसी चीज को होते हुए देखा, जो उसका पूरा नरेशन दे सके, पूरा नैरेटिव बता सके कि क्या क्या हुआ। लेकिन समस्या यह है कि ओरल विटनेस देने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी है, वो प्लांटेड हो सकता है, उसका कोई अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसको कोई डरा धमका सकता है। अक्सर देखते हो रेप के मामलों में जो पावरफुल लोग हैं वो डरा देते हैं, धमका देते हैं, किसी भी तरीके से कई बार पैसे का लालच दे देते हैं, गरीब लोग हैं वो उसके झांसे में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आई विटनेस है वो कई बार जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। तो फिर हम क्या करें? उसके लिए जरूरी है कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन का मतलब यह है कि हम कुछ और एडिशनल ऐसी तथ्य लाएं जिससे जो आरोप है क्या वो सही है या गलत है, उसको दोनों तरीके से हम सिद्ध करने में हम सक्षम हैं। हम केवल और केवल ओरल टेस्टिमनी पे ही आधारित ना रहें। इसके लिए हम क्या करें, वो है कोरोबोरेशन। और कोरोबोरेशन में फोरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल। कोरोबोरेशन इज हॉलमार्क टू ब्रिंग जस्टिस with certainty, with least chance of imperfection, right? तो ये जो हमारा जो उद्देश्य है कोरोबोरेशन का,
वो ही फोरेंसिक साइंस का एक पार्ट है। इससे पहले कि हम फोरेंसिक साइंस पे चलें, ये कुछ केस लॉज हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है। अनोखी लाल का केस है अभी जो 18 दिसंबर 2019 को, जिस दिन लास्ट वर्किंग डे था समर इसका 2019 का, उसमें दिया गया। ये केस इंपॉर्टेंट है, टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं इन सब चीजों को बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। निपुण सक्सेना का मामला है, ये भी 2019 का केस है जिसमें कंपेंसेशन काफी डिटेल में चर्चा हुई। जो खुर्शीद केस है, ये जो फोरेंसिक फ्रॉड है, इस पे मैं बाद में थोड़ा चर्चा करूंगा। एक जो सेकंड नंबर पे केस लिखा हुआ है रीअसेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब मुझे ये लगता है कि ये अभी प्रोसेस में चल रहा है, ये कंक्लूड नहीं हुआ है केस। ये केस जो है बिल्कुल वाटर शेड चेंज करेगा पूरे के पूरे हमारी रेप जूरिस्प्रूडेंस को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की महिला के साथ या पुरुष के साथ हो। ये अभी हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पे स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी हैं, और उसमें मुझे लगता है कि अगर ये ठीक से केस पूरा कंक्लूड हुआ तो बहुत बड़ा चेंज होगा। टाइम से केसेस के इन्वेस्टिगेशन होंगे, उसमें फोरेंसिक साइंस है, कितने मामले 3 महीने में इन्वेस्टिगेट हुए, कितने मामले 1 साल के अंदर ट्रायल हुआ, इस पे बहुत बड़ा, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस केस को जरूर पढ़िएगा। इट इज ए वेरी बिग होप टू इम्प्रूव द जस्टिस सिस्टम इन सेक्सुअल ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज। अब ये जो फोरेंसिक साइंस है, फोरेंसिक साइंस कोई नई साइंस, मतलब कोई इंडिपेंडेंट साइंस नहीं है, ये फिजिकल साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस नहीं है, ये एक ब्लेंड साइंस है, ये हाइब्रिड साइंस है। ये बहुत सारी विज्ञान को मिलकर के बना हुआ विज्ञान है, जिसके अंदर जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर साइंस का काफी कुछ है, सॉइल केमिस्ट्री है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सीरोलॉजी है, मतलब देयर आर 17-18 ब्रांचेस एंड इट इज एंडलेस सीरीज। तो इसका पर्पज क्या है? व्हाई फोरेंसिक साइंस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज ए बेसलाइन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इट ब्रिंग्स scientific temper into evidence collection. What is the purpose of that? It enhances probability of evidence, the quality of evidence, the acceptability of evidence, the transparency of evidence, and overall the purpose of entire exercise is marching towards perfect justice, so that there should not be any chance that any injustice be carried out, right? So this is the main objective of our judicial system. This is another forensic science jurisprudence. This is Bible, you can say. Jurisprudence, I just want to tell you what the meaning of the jurisprudence. Juris means legal and prudence means knowledge. So knowledge of law is termed as jurisprudence. All these, our Indian Constitution is Bible for all laws, right? All laws emanates from our Constitution. Even if they were being framed prior to our Constitution came into being. But जो भी कोई अगर कहीं भी कोई लॉ किसी भी रूप में अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट करेगा, दैट विल बी null and void. It has no legal sanctity. It has no leg to stand there, right? यहाँ हमारा जो मुद्दा है, ये मैंने 4 केस लिखे हैं, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट हो थोड़ा देख सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लॉ पढ़ो आप, जिसका थोड़ा इंटरेस्ट हो, वो कभी भी किताब से लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे अभी आप बता रहे थे, मैंने LLB की लखनऊ यूनिवर्सिटी से, LLM किया इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से, दोनों जगह मैंने टॉप किया। और मैं आपको बिल्कुल ये अपना अनुभव से बताता हूँ कि मैंने कभी शायद ही कोई किताब पढ़ी हो। मैंने जितना भी लॉ पढ़ा वो सब केस लॉ से पढ़ा। केस लॉ इज कंसिडर्ड लाइव लॉ। द रीजन इज कि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वो ड्राई लगेगी आपको, कहीं कोमा, फुल स्टॉप, और खास करके अगर आप एक्ट पढ़ें तो और भी बोरिंग लगेगा। लेकिन जो केस लॉ होते हैं वो लाइव होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पार्टी अपना अपना रोल प्ले करती हैं। वो बताती हैं ये हुआ, ऐसे हुआ, दूसरा काउंटर करेगा, और जज जो है वो फिर अपना एक एनालिटिकल जजमेंट देगा। तो आपको पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे एक कोई फिल्म चल रही हो। तो उससे आपको लॉ को समझने में, उसके इंग्रेडिएंट समझने में, उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस समझने में बहुत आसानी रहती है। तो इसमें हालांकि थर्ड डिग्री क्या होती है, इस पर मैं 2 मिनट में बता दूं। थर्ड डिग्री का मतलब है कि आप किसी आदमी को फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। फिजिकल टॉर्चर किया जाना लॉ के अंदर परमिटेड नहीं है, दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर फर्स्ट सेकंड डिग्री क्या है। ये जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री की बात करते हैं, यह है क्वांटिफिकेशन ऑफ टॉर्चर। जब हम किसी का इंट्रोगेशन करते हैं, इंट्रोगेशन का पर्पज क्या है? जब इन्वेस्टिगेटर इंट्रोगेशन करता है, वो जो सच्चाई है उसको जानना चाहता है, उसके पीछे की जो तथ्य हैं क्या हैं उनको जानना चाहता है। और
फर्स्ट सेकंड डिग्री में, फर्स्ट डिग्री है जब वो उससे जनरल सवाल पूछता है, लेकिन स्ट्रेस तो तब भी होता है उसके ऊपर। मान लिया किसी को अगर पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाए, सीबीआई के दफ्तर में बुलाया जाए, ईडी के दफ्तर में बुलाया जाए, आपका कोई केस से मतलब भी नहीं है, तब भी आप स्ट्रेस में रहोगे। लेकिन सेकंड डिग्री तब शुरू होती है जब आपसे कन्फ्रंटेशन शुरू होता है फैक्ट के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन का जो असली क्रक्स है वो है कन्फ्रंटेशन विद द फैक्ट्स। जो इन्वेस्टिगेटर अच्छे ढंग से क्वेश्चनेयर तैयार करेगा, पूरे फैक्ट की उसको जानकारी होगी जितनी उसे है, जहां उसको पता है कि ये ग्रे एरिया है उसकी क्लैरिटी हो, तो जब वो अच्छे ढंग से जब कन्फ्रंटेशन के साथ इंट्रोगेशन करेगा तभी वो सच्चाई तक पहुंचेगा। और यही इन्वेस्टिगेशन का असली मूल मंत्र है कि आप इतना अच्छे ढंग से फैक्ट के साथ कन्फ्रंट करते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसे आप इंट्रोगेट करते हैं। और जो लोग इसमें फेल हो जाते हैं, जिनके पास अच्छी से जानकारी नहीं है, तैयारी नहीं है, क्वेश्चनियर नहीं है, कन्फ्रंटेशन की विधि नहीं जानते, तो फिर वो थर्ड डिग्री यूज करते हैं। तो अगर थर्ड डिग्री को आपको दूर करना है, मारपीट को रोकना है, तो फिर इन्वेस्टिगेटर को कन्फ्रंटेशन की विधि सीखनी चाहिए, किस तरीके से हम उसको अच्छे ढंग से इंट्रोगेट करें। ये कुछ और तथ्य हैं, मिरांडा वार्निंग और ये सब, इसको फिर कभी किसी टाइम आगे मौका मिलेगा। ये भी प्रिवेसी से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं जिसमें मैं अभी समय के अभाव में आगे बढ़ना चाहूँ। ये लोकल एक्सचेंज प्रिंसिपल है, ये हमें ये बताता है कि हमें कहाँ पे फोरेंसिक का सैंपल मिलेगा, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन करने की। तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब भी दो वस्तु मतलब आप उसमें आती हैं, समीप आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो वो मटेरियल एक्सचेंज करती हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि जैसे सेक्सुअल ऑफेंस है, तो अगर दो बॉडी आएंगी पास में, मान लिया सेक्सुअल एक्ट करने के लिए, फोर्सफुली सेक्सुअल एक्ट के लिए भी, तो कहीं ना कहीं सीमेन, ब्लड, हेयर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सलाइवा, जो एक दूसरी बॉडी में यानी कि विक्टिम और एक्यूज में चेंज हो सकती है। तो हमें कहाँ से सैंपल मिलेंगे? विक्टिम की बॉडी से, एक्यूज की बॉडी से, उसके कपड़ों से, उनसे जहां पे घटना हुई है वहां से, या फिर और किसी अन्य प्लेस पे जहां कोई सामान रखा हो या कपड़े रखे हो या कोई और, जब वो बताता है पूछताछ के दौरान। तो ये संभावित जगह है जहां से हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो लोकार्ड प्रिंसिपल इस बात को बताता है। ये हमारे कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो हमें एक, ये इंडिकेटिव लिस्ट है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, कि जो हम एविडेंस किस किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। मेडिको लीगल रिपोर्ट अक्सर होती है, जो चूंकि रेप के अंदर चोट लगती है प्राइवेट पार्ट पे और बॉडी पार्ट पे, तो इंजरी को बताती है, और भी बहुत सारी चीजें। बाइट मार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेप केस में। डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कई बार कोई पत्र लिखा हो, कोई और कुछ किया हो इस तरीके का। फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, फुटप्रिंट, ये एक लिस्ट है बहुत बड़ी जिसको हम यूज कर सकते हैं। डीएनए ऑफ कोर्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइटल पार्ट। तो डीएनए क्यों? चूंकि डीएनए जो है वो सही ढंग से, अगर ठीक ढंग से उसको आपने सैंपल लिया है और ठीक ढंग से एनालाइज किया हुआ है, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ये इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रूथ। ये चेन ऑफ कस्टडी है, इस बात को प्रदर्शित करती है कि आपका जो सैंपल लिया गया उसकी इंटीग्रिटी आप कैसे मेंटेन करें। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कोई चीज प्लांट कर दी। देखिए, फोरेंसिक साइंस के बारे में मेरा इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई सिंस लास्ट now around 12 years, more than 12 years, I am very much deeply engrossed into study of forensic science. But मेरा बिल्कुल क्लियर कट मानना यह है कि इसको हमें कोई गोस्पेल ट्रूथ मान के नहीं चलना चाहिए। इसमें भी साइंस डू नॉट स्पीक ट्रूथ, बट मैन बिहाइंड कैन डू एनी हार्म टुवर्ड्स जस्टिस, डिलीवरी ऑफ जस्टिस। उनके पीछे जो आदमी है, उसका जो ब्रेन है, वो कहीं भी मैनिपुलेशन कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। तो इसलिए कभी भी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है वो बिल्कुल कोई बाइबल है, कोई गॉस्पेल ट्रूथ है। नो, यू हैव टू सी द प्रोसीजर। यस, इफ द प्रोसीजर इज करेक्ट, देन ऑफ कोर्स देन द रिपोर्ट इज 100% रिलायबल। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस चेन ऑफ कस्टडी इज द पार्ट ऑफ प्रोसीजर। ये आपका जो सैंपल है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करें, ये पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है। यहाँ समय नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य से हमारे यहाँ इंडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं है, लोग जानते नहीं है। अभी डिफेंस लॉयर्स इस पर कोई बात नहीं पूछते, सवाल नहीं पूछते, इसलिए अभी बात चल रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है जो हमारे जो पूरी फोरेंसिक साइंस की रिपोर्टिंग है उस पर पूरे पे क्वेश्चन मार्क लगाता है।
तो इसे हमें बहुत अच्छे ढंग से तैयार करने की जरूरत है। इस पे मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है, 2019 में पब्लिश हुआ है, और जो मैं अभी आपसे बता रहा था रिसर्च गेट, जिनका कुछ इंटरेस्ट हो, उस पर मैंने चेन ऑफ कस्टडी को एक्सप्लेन किया। हालांकि इट इज नॉट इन वेरी लेंथी प्रोसीजर, but you will get a fair idea what chain of custody is and how it should be protected. Now let us talk briefly in the role of DNA. This is genetic information, or you can sometimes you call it genetic witness, which hardly tells lie if the procedure is properly adhered to. डीएनए के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएनए को सब जानते हैं। वाटसन क्रिक ने इसका हेलिकल मॉडल दिया, ये जो है वंडर साइंस है, ये बायोटेक्नोलॉजी का बेस लाइन है, और इसने बहुत सारे परिवर्तन किए इतने सारे फील्ड के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे मेडिसिनल हो, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो। यू टेल द नेम, ऑलमोस्ट आई थिंक इन 90% of research are somewhere linked with the DNA. But how it enter into the realm of courtroom, कैसे ये कोर्ट रूम तक पहुंचा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है जानने के लिए। 1983 के अंदर एक लड़की का 13-14 साल की लड़की का यूके में लंदन के पास रेप के साथ उसका बहुत ही घृणित तरीके से उसकी हत्या की जाती है। सेम तरीके का ये कोर्ट केस था, कोई जानकारी इसकी नहीं है, केस डिटेक्ट नहीं हुआ। 2 साल के बाद 1985 के अंदर फिर सेम परिस्थिति में उसी तरीके के मोडस ऑपरेंडी को यूज करते हुए लगभग उसी उम्र की बच्ची के साथ फिर एक घटना ऐसी हुई, रेप और मर्डर। वो जो दोनों केस थे, कोल्ड केस कहते हैं, जो अनडिटेक्टेड केस या अननोन केस होते हैं। कोल्ड केस दोनों एक ही इन्वेस्टिगेटर के पास थे। जांच पड़ताल के दौरान एक रिचर्ड बकलैंड नाम का जो एक लड़का था 20-22 साल का उस समय, वो थोड़ा मेंटली वीक था। उसने एक घटना को किए जाने का वो एडमिट भी कर लिया आईओ के सामने, लेकिन किसी भी कारण से जो इन्वेस्टिगेटर थे ही वाज नॉट कन्विंस्ड। उसको ये लगा कि ये मामला कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ सही बात नहीं बता रहा है। तो उन दिनों ये डॉक्टर एलेक्स जेफरी, जिसको अब ग्लोबली हम फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ये उन दिनों लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ लैनचेस्टर के अंदर ये डीएनए पे काम कर रहे थे और ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पे काम कर रहे थे। लेकिन इनका कोई क्रिमिनल साइड में उनका कोई मतलब नहीं था, वो और दूसरे पर्पजेज के लिए ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन कैसे डीएनए से किया जाए। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, ये इनको कहीं दूर से जानते थे, ये इनसे मिलने गए, इनसे चर्चा की, कहा कि क्या आप इसको मदद कर सकते हैं इस मामले में। तो आप देखिए, आज भी हम इतने साल बीत जाने के बाद, लगभग आज 2020 है और ये 1986-85 के बात है, तो हम लगभग 35-40 साल होने के बाद आज भी हम ये कहते हैं कि साहब ये बड़ी महंगी टेक्निक है, हम अभी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि ये सब कहने की बात गलत है। 1200-1500 रुपया केवल खर्चा आता है, वो एक अलग मुद्दा है। तो उन्होंने उस टाइम पूरी की पूरी उस पॉपुलेशन का जहां वो एरिया था, उसके सभी लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और डीएनए किया। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना ये हुई कि एक दिन शाम जब ये डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे क्षेत्र में, तो एक लड़का चाय की दुकान पर बैठा हुआ, उसने ऐसे ही आपस में किसी से बात कर रहा था, कहा कि देखो ये जो सैंपल लिए जा रहे हैं, मैंने अपने किसी दोस्त को इम्पर्सोनिफाई करके, यानी कि मेरी जगह पे उसने जा करके और ब्लड सैंपल दे आया और वो सक्सेसफुली दे भी आया था, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये बात चाय बनाने वाले ने सुनी और ये पुलिस को उन्होंने पास ऑन की। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा जो ये बोल रहा था, उसका नाम पिथफॉर्क था, और जब इसका डीएनए किया गया ब्लड सैंपल, तो दोनों ही घटनाओं से मिलान हो गया, यानी कि सही आदमी, सही परपेट्रेटर आइडेंटिफाई हो गया। अब आप देखिए, इस डीएनए ने 2 काम किए। एक तो जो कॉलिन पिथफॉर्क था, जो एक्चुअल परपेट्रेटर था, उसको आइडेंटिफाई किया। साथ के साथ जो रिचर्ड बकलैंड था, अगर रूटीन में अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो उसको हो सकता था कि उसको बुक कर देते और उसको सजा हो जाती। तो सोचने की बात यह है कि ये जो डीएनए है, ये डबल एडवांटेज देता है। एक तो सही कल्प्रिट को पकड़ा जाना, और साथ के साथ जो इनोसेंट लोग हैं उनको उनकी इनोसेंस को प्रूव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद एक इनोसेंस प्रोजेक्ट चलाया गया यूएस के अंदर, बाद में यूके और बहुत सारे कंट्री में किया गया। और मैं अभी मुझे फुलब्राइट फेलोशिप पे अभी नेक्स्ट ईयर जाना है, तो वहां पे मुझे ये इनोसेंस प्रोजेक्ट को सीखना है कि हम इंडिया में कैसे इसको लागू करें, उसकी मॉडलिटी क्या है, वो कैसे केस करते हैं।
but this is a very important and potential witness और evidence जिससे आप सच्चाई को सिद्ध कर सकते हैं और जो निर्दोष है उनको बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अब ये लीगल पर्सपेक्टिव कुछ है, मुझे लगता है कि अब चूंकि समय कम बचा है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ लास्ट में, ये जो बाकी चीजों को छोड़ते हुए, जो ये खुर्शीद वाला केस है, इसमें एक फोरेंसिक फ्रॉड, चूंकि ये बच्चों से रिलेटेड दिल्ली का केस है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय ले लेकर 2 मिनट में बस ये लास्ट स्लाइड रखूंगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कुछ अपील लगी, और वो अपील सारी की सारी वो थी जो स्टेट के द्वारा की गई थी, चूंकि उनमें एक्विटल हुए थे। तो जब उन केस को कोर्ट कर रहे थे, चौथे केस पर आकर के, सारे केस में लगभग ये स्थिति थी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट, जो बाकी विटनेस थे, जो विक्टिम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल के एज ग्रुप के, वो सारे एविडेंस जो है वो तो केस को पुख्ता बताते थे, कहते थे कि हाँ ये रेप हुआ है, घटना घटी है। लेकिन जो डीएनए रिपोर्ट थी सभी में, वो रिपोर्ट निगेटिव थी, यानी कि वो एक्यूज के फेवर में थी, वो कनेक्ट नहीं करती थी एक्यूज को, इसलिए वो सब एक्विटल हो गए। कुछ चौथे केस में वो चांस की बात थी कि जो डिविजनल बेंच थी, वो सेम बेंच के सामने कुछ दिन के अंदर ये चारों केस आ गए। जब चौथा केस में इस तरीके का आया तो शायद ऑनरेबल जजेस का माथा ठनका, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो सैंपल हैं चारों, इनको आप किसी दूसरी लेबोरेटरी में भेजें। तो जब वो लेबोरेटरी में दूसरी में डीएनए के लिए भेजे गए, तो आप ताज्जुब करेंगे, चारों के चारों मामले के अंदर वो कनेक्ट हुआ, यानी कि जो एक्यूज थे, जो अभियुक्त थे, उनसे डीएनए मैच किया, यानी कि जो आरोप लगाया गया था वो उन आरोपियों पे सिद्ध हुआ, और वो सब कन्विक्शन हुए। साथ के साथ ऑनरेबल जजेस ने उसमें फिर एक सीबीआई की एक जांच एंड ट्रस्ट की, जो एक, चूंकि वो रिपोर्ट भी एक ही वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, उनके खिलाफ, जब लेडी वैज्ञानिक थी, जब उनके खिलाफ एक जांच हुई, सीबीआई ने, सुनने में यह आया, वो केस में मेरी जानकारी में सीधे सीधे नहीं है, लेकिन उसमें चार्जशीट की गई है। तो आप सोचिए कि मैं जो आपसे शुरू में कह रहा था कि फोरेंसिक साइंस इज ए वंडर साइंस, नो डाउट, लेकिन आप उसको आंख बंद करके नहीं करेंगे जब तक उसके प्रोसीजर को ठीक ढंग से नहीं देखेंगे। मैनिपुलेशन के चांस इसमें हो सकते हैं, जिसको बहुत ढंग से, एक्रेडिटेशन है, बहुत सारी और चीजें हैं, इस पर और चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इस पर समय के अभाव में मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ और चीजें हैं कि भाई आप प्रोफेशनलिज्म करिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए लोगों को, और हम अच्छे ढंग से जो हमारी फोरेंसिक फैसिलिटी है उनको और बेहतर ढंग से करिए। तो ये बहुत सारे पहलू ऐसे हो सकते हैं, बात करने के लिए तो और भी लंबी बात हो सकती है, लेकिन समय को देखते हुए मैंने थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय शायद ज्यादा ले लिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आप सभी के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और मेरे ख्याल से बहुत डाइवर्सली आपने सब्जेक्ट को एड्रेस किया। हमारे जितने चाइल्ड राइट्स और पॉक्सो एक्ट और इस सब में अलग अलग तरीके से जो भी इस क्षेत्र से लोग जुड़े हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा है, बहुत जानकारी देने वाला सेशन रहा है। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ और कुछ जैन सर के साथ ले लूँगी। इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन आया है जो पूछ रहे हैं साक्षी रंजन कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ विक्टिम स्टेटमेंट पोस्ट क्राइम, और ये 164 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है वो कैसे होती है, उसकी डिटेल समझना चाह रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, और ये हमारा जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर भी ये समाहित किया गया है कि जो भी आप, और केवल पॉक्सो में ही नहीं है, अब तो 164A सीआरपीसी जो बात कह रहे हैं आप, ये जो आपने 164 लिखा है, इसमें 164A रेप विक्टिम के लिए है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो ये पॉक्सो पे भी लागू होगा और 376 आईपीसी पे भी लागू होगा। उसके अंदर ये होता है कि आपको मैंडेटरीली, ये नहीं है कि उसमें आईओ के पास चॉइस है, पहले चॉइस होती थी जब तक 164A नहीं आया था। तो 161 का जो बयान होता है, जो पुलिस का बयान कहते हैं, पुलिस का बयान लिए जाने के बाद अगर वो पुलिस के सामने भी बोलती हैं, जो भी पीड़िता है, चाहे वो बच्ची है चाहे अडल्ट है, तो उनको आपको जितना जल्दी हो सके, विदिन 24 आवर का उसमें दिया गया, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके, 24 आवर से भी अगर आप पहले ले जा सकते हो तो ले जाइए, वाई टू डिले। तो आपको जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है उनके सामने प्रस्तुत करना है, और वहां पे वो फिर उनका
बयान रिकॉर्ड करेंगे। उस समय बयान के रिकॉर्ड के टाइम में कई बार कुछ मजिस्ट्रेट साहिबान जो है वो मेडिकल रिपोर्ट मांगने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। मेरे हिसाब से वो कुछ मांगना उनको उचित नहीं होने लगता मुझे, क्योंकि उसका कोई इससे मतलब नहीं है। आपको तो उनको जो बोलना है बोलने पे जाइए, क्योंकि अगर आप पहले ही मेडिकल रिपोर्ट और ये सब चीजों को देख लोगे तो हो सकता है फिर आप उससे बायस हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो 161 के अंदर जो आईओ ने लिखा है उसको सामने रख करके पूछना चाहिए। और अगर आपको कोई और एडिशनल भी अगर कोई फैक्ट आपको पूछना है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप डीएनए के बारे में, ये मैं वहां बताना चाहिए था, वो थोड़ा मिस किया मैंने समय के अभाव में। वो ये है कि जब हम जो 53A सेक्शन है सीआरपीसी का, जब हम मेडिकल टेस्ट के लिए भेजते हैं एक्यूज को, तो वहां आईओ को लिख के भेजना चाहिए कि इसका डीएनए सैंपल लें। यहां सवाल उठता है कि क्या उसकी कंसेंट की आवश्यकता है? कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। क्लियर कट समझिए आप। यहाँ डीएनए में लेने के लिए चाहे वो सलाइवा लें आप, चाहे ब्लड सैंपल लें, कोई कंपल्सन नहीं है, बाई फोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है। जहां तक 164A का सवाल है, वहां पे आपको डीएनए लेने के लिए आपको उनकी वो लेनी पड़ेगी परमिशन, मतलब आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब जो कि बच्ची है, माइनर है, तो उसकी तो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। तो या तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट हो या जो भी लीगल गार्जियन है। और अगर लीगल गार्जियन भी नहीं है कोई, तो फिर क्या करें? तो फिर आपको तब कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको प्रोसीजर में ध्यान देना चाहिए। सर एक दूसरा क्वेश्चन है जो पूछ रही है ख्याति गुप्ता। वो पूछ रही हैं कि व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस मेथड्स यूज्ड बाय पुलिस टू कंफर्टेबली bring out details of the crime? Comfortably bring out detail of crime. This comfortably I don't understand the meaning, but जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि किस तरीके से हम बेहतर ढंग से हम डिटेल को डिटेलिंग करें। तो उसके स्टेप्स हैं। जैसे स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर कहीं भी आपको सूचना मिलती है तो पहले आप विक्टिम से कांटेक्ट करें। अगर वो आपके पास कई बार सीधे आ जाते हैं, अगर नहीं आए तो सबसे पहले उनको कोशिश करिए। इसमें दिक्कत आती है जब कभी कोई घटना होती है। अगर जो एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया यहाँ पे, वो ये थी कि ये जो क्राइम है पॉक्सो का, ये लगभग 80 से 85% या तो घरों में होता है नॉन के द्वारा, या आपके साथ वो कोई टीचर है, परिचित है। यानी कि ये क्राइम नॉन लोग के द्वारा किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे जो इससे प्रभावित होते हैं या जो उनका जो ध्यान देने की बात है वो परिचित लोगों के अंदर है। तो कई बार ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि जिसमें परिवार के अंदर सूचना मिली। अब आप कैसे उसको बच्चे को रेस्क्यू करें वहां से? तो ऐसे में आप वहाँ एनजीओ के द्वारा और जो हमारे वन स्टॉप सेंटर के जो और लोग हैं उनकी मदद ले सकते हैं। अगर पुलिस को ऐसी सूचना मिली है तो वो आपको करना है, पहले तो उसको रेस्क्यू करना है। अगर उसको मेडिकल केयर की जरूरत है तो इमीडिएट मेडिकल केयर करानी है। उसका फिर आपको मेडिकल टेस्ट कराना है। उसका घटना स्थल अगर कहीं और जगह है, कहीं जहाँ पे भी है, वहां से कोई और आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। तो ये एक पूरी की पूरी सीरीज है उसकी। आप अगर कहेंगे तो मेरा जो मैंने अभी आपको पेपर का रिसर्च पेपर जो मैंने अभी आपको दिया था उसमें पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है स्टेप बाय स्टेप। तो आप उसको देख सकते हैं। और आप अगर चूंकि इसका लंबा प्रोसीजर है तो बहुत समय ना लेते हुए मैं इसको शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा। बाद में आप चाहें तो मुझसे फोन से बात कर सकते हैं या और इस पर अध्ययन कर सकते हैं। एक सवाल है ये तुषार राय का। वो ये जानना चाह रहे हैं कि फॉरेंसिक जो टेस्ट होता है उसमें कितना समय लगता है और क्या चीजें इसमें जाती हैं? ये बहुत आपने मतलब महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स इसलिए हैं कि देखो, फोरेंसिक एविडेंस जनरली जो है, जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, मतलब मेन मुद्दा ये है। मेडिको लीगल एक तो इम्पोर्टेंट एविडेंस है, उसे तो हम जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल भेजना चाहिए। उसमें घंटे 2 घंटे से ज्यादा का समय नॉर्मली नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा लगता है तो वो हमारे प्रोसीजर की कहीं ना कहीं खामी है, उसको दूर करने की जरूरत है। तो एक तो हमारा मेडिको लीगल हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगने का कोई चांस नहीं है। अब सवाल ये उठता है, दूसरे हैं कुछ हमारे आर्टिकल्स, आइटम्स, उनको आपको कलेक्ट करना है। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बायोलॉजिकल कंटेंट, जैसे आपका सीमेन है, ब्लड है, सलाइवा है, बाइट मार्क्स हैं या और इस तरीके। जब हम उनको ब्लड सैंपल को भेजते हैं, मान लिया से एग्जाम्पल के तौर पे डीएनए,
अब ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, लोग इसमें मुझसे बहुत खफा भी रहते हैं, मैं ये बोलता रहता हूँ कि आप देखिए कि कोई भी जो मशीन है डीएनए की, वो 12 सैंपल से कम की नहीं है इंडिया में। अब तो खैर 48 सैंपल भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, और ये बड़ा सिंपल सी टेक्निक है। जो इवन जो बीएससी करने वाले बच्चे हैं उनसे भी आप पूछोगे तो वो भी डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मशीन आ रही है वो पूरी की पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, अननोन आदमी कर सकता है। जिसे कहते हैं नहीं, एक तरफ डालो दूसरी तरफ निकालो। तो आपको सैंपल उसमें डालना है और दूसरी तरफ रिपोर्ट आनी है। ये कोई बॉन से जब कभी आपको निकालना होता है तो वहां टाइम लगता है, वहां 2-3 दिन लग जाते हैं। यहाँ आपको मैक्सिमम, मैं बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, 4 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगना एक रिपोर्ट तैयार करने में। 4 आवर आई एम टेलिंग इन द वेरी स्ट्रेचिंग टाइम। और सिंपल सा काम है, इसमें कोई इतना बड़ी कोई कॉम्प्लिकेट तो, एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 1200 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है आपका। तो व्हाई कांट वी डू दैट? अब एक सवाल ये उठता है, फिर डिले क्यों हो रहा है? एक मैंने बात ये कही अपने रिसर्च पेपर में भी, डिफरेंट फोरम से, मैं ऑनरेबल जो हमारे मेंबर साहब हैं उनके सामने भी रखना चाहता हूँ इस मुद्दे को, कि कभी भी हम जो हमारा मैन पावर है उनकी हम ऑडिटिंग नहीं करते, जो हमारी मशीन है उनकी ऑडिटिंग नहीं करते। मैंने अपनी पिछली रिसर्च में, मैं यूपी काडर से रहने वाला हूँ, यूपी काडर है मेरा, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान बहुत कोशिश की कि भाई कितने आपके पास डीएनए सैंपल आए, कितने आपने किए। उन्होंने मुझे बता के नहीं दिया, जबकि मैं आईजी रैंक का ऑफिसर था उस टाइम। तो कारण क्या है कि वो ये चीजें शेयर नहीं करना चाहते। जितने वो साल में, बाद में मुझे पता चला कुल पूरे साल में 72 किए। तो मैंने कहा ये तो तुम्हें एक दिन में करने चाहिए थे। जो आप पूरे साल में जितना काम करते किया आपने, ये तो एक दिन का काम है आपका। तो मेरा ये कहना है कि ऑडिटिंग बहुत जरूरी है। हर मशीन के ऊपर ये लिखा जाना चाहिए कि इस मशीन की कैपेसिटी इतनी है। तो आपका ये जितनी है, हम रोना रोते हैं कि हमारी महंगाई है, महंगी टेक्निक है वो अपनी जगह में, ये नहीं कह रहा हूँ। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमारे पास जो है क्या हम उसका ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं। दूसरा, जो चीज नहीं है उसको हम कैसे प्रोक्योर करें। तीसरी बात है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी ट्रेनिंग। आप जब उनसे बात करते हो तो दे आर मतलब लाइक मुंडेन, वो बहुत पुराने एरा में रहते हैं। मैं जो कि बीच बीच में का हमारा यहाँ भी जरूरत पड़ती है और भी लोगों से मैं बात करता रहता हूँ, तो लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अभी कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। ये बहुत बड़े साइंस की बात नहीं है इसमें। 90% मशीन्स आर ऑटोमेटेड नाउ, ओनली थिंग इज योर विल पावर। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं मेंबर वाईजे के साथ इनको ले लूंगी। इसमें सर एक वरुण त्रिपाठी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि बच्चों के बलात्कार के मामलों में आप मीडिया की भूमिका को कैसे देखते हैं और बच्चों के केसेस में कंपनसेशन कैसे मिलता है? वरुण भाई, बच्चों के डॉक्टर साहब ले ले, आप ले ले, आप ले ले, बिल्कुल बोलिए सर। आई एम सॉरी, आप ले ले। नहीं सर, आप बोलिए प्लीज। क्योंकि बहुत अच्छे से विषय आप रख रहे हैं और बहुत अनुभव से, तो यह विषय थोड़ा सा मैं लेके फिर बाकी बच्चों से बलात्कार की बात नहीं, किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के विषय को मीडिया में अखबार से लेके सभी चीज शामिल है। उसमें उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी में नाम पता ही नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जिससे बच्चे को लोकेशन भी पता हो, मोहल्ला हो, स्कूल हो, रिश्तेदार का नाम हो, जिससे बच्चे के आइडेंटिफिकेशन को हो जाए, तो ये पोक्सो एक्ट के सेक्शन 23 और जेजे एक्ट के 74 दोनों में अपराध है। लेकिन इससे ज्यादा ये सामाजिक अपराध है, क्योंकि एक बार अगर बच्चे की आइडेंटिटी आप समाज में ले आए तो उस बच्चे को पूरे जीवन ट्रामा में रहना पड़ता है कि इस बच्चे के साथ ये हुआ था। तो इसलिए अखबारों में से जुड़े मित्रों को तो ये मेरा निवेदन है ही कि इसमें 6 महीने की सजा का प्रोविजन है। लेकिन जो भी ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, जिसमें भी जुड़े, इंस्टाग्राम, उसमें भी वो कोई बच्चों की फोटो डालते हैं, न्यूड फोटो डालते हैं, कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं। आजकल कहीं कोई बच्चों को पकड़ लेते हैं जो प्रेम कर रहे हैं कहीं भी, वो भी वीडियो आप डालते हैं, वह भी गलत है। तो मैं आप सबसे, जो लोग भी सुन रहे हैं, इस माध्यम से आग्रह करूंगा कि कोई भी वीडियो, कोई भी सूचना, कोई भी फोटो, कोई भी नाम पता जिससे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी पहचान उजागर हो, वो कृपया ना करें। ये कानूनन अपराध है जेजे एक्ट और पोक्सो एक्ट में, जो आपको जेल भेज सकता है और बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक विषय कंपनसेशन का भी वरुण भाई ने पूछा है। कंपनसेशन के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत बताया है। थोड़ा सा नए रूल में ये प्रोविजन किया गया है सेक्शन 8 और 9 में, कि अगर तत्काल कोई बच्चे की स्थिति ऐसी कि उसको कुछ उसी समय उसके साथ घटना हुई और उसको कोई कंपनसेशन चाहिए,
तो सीडब्ल्यूसी के पास जा सकता है। सीडब्ल्यूसी उसको तत्काल कोई ट्रैवलिंग का मामला हो या कोई तत्काल मेडिकल का मामला हो तो वो एक अनुशंसा कर सकती है सरकार को, जिससे 1 हफ्ते के अंदर उसको एंट्रीम कुछ कंपनसेशन मिल सकता है। उसके अलावा नए रूल में यह प्रोविजन किया गया है कि किसी भी स्तर पर केस के किसी भी स्टेज में कोई भी बच्चा जिसके साथ घटना हुई है या कोई बच्चे की तरफ से व्यक्ति या कोई संस्था उस न्यायालय में जहां प्रकरण चल रहा है वो एंट्रीम कंपनसेशन के लिए आवेदन कर सकती है और माननीय न्यायालय जो है उस कंपनसेशन को देंगे। और उसमें यह भी प्रोविजन है कि कई बार ये आता है कि कोई विक्टिम के साथ घटना हुई है लेकिन एक्यूज का पता नहीं चला है या एक्यूज जो है वो रिहा भी हो गया, बरी भी हो गया है, उसमें प्रकरण सिद्ध नहीं हुआ है। उन परिस्थितियों में भी अगर बच्चे की स्थिति ऐसी है और न्यायालय ये महसूस करता है इस बच्चे को कंपनसेशन दिया जा सकता है तो न्यायालय कंपनसेशन देगा। ये नए रूल में प्रोविजन है। मेरा थोड़ा सा इसमें ये एक एडिशन है, जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि पता नहीं इसको कितना एक्सेप्ट किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि ऑनरेबल जो भी ट्रायल कोर्ट जज हैं वो पूरे के पूरे हालात को जानते हैं, वो पूरा ये जानते हैं कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो उसको जांच पड़ताल कर सकते हैं, एक रिपोर्ट मंगा सकते हैं। तो कई बार मैंने ये देखा है कि हम जो चूंकि मेरी जो रिसर्च का जो फाइंडिंग है उसमें ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि उन गरीब लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको कंपनसेशन मिल सकता है, कोई बताता नहीं है। तो एप्लीकेशन देने की बजाय अगर कोर्ट ही सुओ मोटोस पे अगर कोग्निजेंस ले ले तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और इंटरिम जो कंपनसेशन सर आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि हमारे रूल में अभी नया आया, लेकिन ये पुरानी जो 357A है जो सीआरपीसी का है सेक्शन, उसमें क्लियर कट है कि आप इंटरिम कंपनसेशन दे सकते हैं। ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है कि हमारे जो भी व्यवस्था है उसमें जजेस भी हैं, सभी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसको टिंट ग्लास से देखते हैं कि ये पता नहीं घटना सही है गलत है, और उसको एंड में देने के लिए सोचते हैं, और वो भी इतना मिनिस्क्यूल अमाउंट देते हैं कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके अलावा आकाश यादव जी ने एक सवाल पूछा है जिसमें है कि कई मामलों में पिता बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज करते हैं और माँ भी बच्ची का साथ नहीं देती है, ऐसे मामले में बच्चों को न्याय कैसे मिलता है? तो मैं आग्रह करती हूँ जैन सर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। मैं तो विषय थोड़ा सा बता ही दूंगा, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब है हमारे साथ में, कुछ छूटेगा वो उसको पूरा करेंगे। बच्चों के साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध सामान्यता और अधिकतर जो है आसपास के लोग करते हैं, लेकिन अगर फैमिली का ही व्यक्ति और पालक करे तो बच्चा क्या करेगा? तो उन परिस्थितियों में जो डॉक्टर साहब ने जस्ट पहले थोड़ा सा बताया था कि कोई एनजीओ की मदद ले, चाइल्ड लाइन की मदद ले, पुलिस की मदद ले और उस बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसके बाद सीडब्ल्यूसी के माध्यम से उस सीडब्ल्यूसी में पेश करके उसके लिए क्या अच्छा होगा कि वो उस घर में रहने से हो सकता है कि उसके साथ और होने की संभावना है, तो वो निर्णय सीडब्ल्यूसी बच्चे के उस परिस्थितियों के आधार पे उसको चिल्ड्रन होम भेज सकती है, किसी और संस्था में भेज सकती है और उसको मदद कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चों के साथ उसका पिता या कोई बहुत वो व्यक्ति जिसपे बच्चा डिपेंड है उसी के साथ रह रहा है और वो अपराध कर रहा है, तो उसको वहां से हटाया जाए दूसरी जगह जहां वो सुरक्षित हो, उसकी काउंसलिंग की जाए, सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत किया जाए और उसके बेस्ट हित में जो निर्णय हो वो करके फिर आगे की कार्रवाई करना चाहिए। इसमें अगर कुछ और अनुभव के आधार पर डॉक्टर साहब जोड़ना चाहे तो आप कृपया उसको थोड़ा सा बता दें। सर आपने बहुत सही फरमाया है सर। मुझे इसमें छोटे से 2 एग्जाम्पल आपको मैं साइट करूंगा। एक मेरा जो अभी ये डीएससी की रिसर्च है, इसमें एक बहुत अच्छा इनपुट एक आया, एक प्रिंसिपल साहिबा इनडायरेक्टली मुझे किसी और ने बताया, एक मीडिया पर्सनल ने, कि एक बहुत रिनाउंड कॉलेज, मैं शहर का भी नाम नहीं लूंगा और स्कूल का भी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कभी शेयर किया कि एक बच्ची बहुत अच्छे घराने की, वो इंस्टीट्यूट भी जो है वो उस शहर का जाना माना इंस्टीट्यूट है, मतलब गर्ल्स कॉलेज जो है इंटर तक का, उसमें एक बच्ची बहुत अच्छी होशियार होनहार बच्ची थी। 11th-12th के अंदर जब वो आई तो उसकी जो क्लास टीचर थी उसने उसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा कि उसकी परफॉर्मेंस भी गिर रही है और बहुत सारे और इस तरीके का जो उसका जो डिमीनर है वो भी बहुत मतलब काफी सेटर्ड था। जब उसने थोड़ा उसको प्यार से पूछा कई दिन लगा करके, तो उससे ये पता चला कि जो उसका सगे चाचा हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यहाँ तक थी कि जब उसने अपनी मदर को शेयर किया, मदर मतलब वो फैमिली में बड़ी रिनाउंड अच्छी फैमिली थी, कोई ऐसा नहीं है, तो उन्होंने कहा, मदर ने कहा
कि ऐसा तो होता है, ये परिवार में चलता है। फिर जब ये बात प्रिंसिपल साहिबा के पास गई तो उन्होंने उस फैमिली को बुलाया, और पहले तो वो जैसा होता है वो अपनी ऐठ में थे कि नहीं ये तो हमारा घर का मामला, आपसे क्या लेना देना। खैर जब प्रिंसिपल ने थोड़ा टाइट किया कि नहीं हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तब शायद प्रिंसिपल साहिबा का ये मानना है कि वो मामला खत्म हो गया, या मान लिया वो ठीक हो गया। पर मुझे अभी भी डाउट है कि पता नहीं आगे क्या हुआ होगा, गॉड नोज बेटर। एक मैं और आपको उदाहरण बताता हूँ दूसरा। वो दूसरा उदाहरण है, बड़ा सेलिब्रेटेड केस है सीबीआई का, जाखू केस, जहां पे एक छोटी सी बच्ची को, जो फादर थे, यही दिल्ली का केस है, गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो बच्चे को, वो मेरे ख्याल से पीडोफाइल टाइप के थे, तो वो बच्ची को ले जा करके और वो ओरल सेक्स कराना छोटी 5-6 साल की बच्ची के साथ, अपनी बच्ची के साथ होटल में ले जाकर। बाद में जब वो मामला चला तो फिर वो देन ही जंप फॉर द ट्रेन। तो ये जो मामले, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस अभी हाई कोर्ट इसका ही है, यही दिल्ली का ही है, उसमें भी मैं नाम नहीं लूंगा उस केस का। उसमें बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रिसर्च का जो पॉइंट है, वो अक्सर जितनी बच्चियां जो स्टेप फादर के पास जाती हैं, मदर, अगर मदर नहीं है, मदर की डेथ हो गई, तब बहुत ज्यादा दिक्कत है बच्चियों के लिए, ठीक है। और अगर वो स्टेप फादर, मान लिया माँ ने किसी वजह से दूसरी शादी कर ली और बच्ची उस घर में गई, तो ये मेरा अपना रिसर्च की फाइंडिंग है कि जो फादर है, स्टेप फादर है, वो 10-11 साल में उसके साथ पहले फॉन्डलिंग शुरू करेगा, उस बच्ची के साथ ग्रुपिंग शुरू करेगा, और फिर 5-6 महीने के बाद वो फिर देन ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग दैट गर्ल। एक दिल्ली का जो केस मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें वो बच्ची बेचारी प्रेग्नेंट हुई, उसको दर्द वर्द हुआ, पहचान नहीं पाई, मदर भी नहीं जान पाई, बहुत गरीब लोग थे घर पे, मतलब मार्जिनलाइज फैमिली। तो वो किसी, जो मदर थी उसकी किसी डॉक्टर के घर पे काम करती थी, तो उन्होंने उनके सामने रखा कि ऐसी तबीयत खराब है। जब वो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो काफी एडवांस प्रेगनेंसी है। बाद में पता चला, खैर फिर वो हस्बैंड जो है वो जेल चला गया। जब वो ट्रायल हुआ तो ट्रायल में लड़की कोर्ट में बोलती है कि नहीं साहब, ये मेरे पिता को छोड़ दो, चूंकि मेरा छोटा, उसके उस बाप से एक बच्चा पैदा हुआ था, बेटा, उस बेटे को वो मतलब बच्ची जो है वो बहुत प्यार करती थी भाई को। तो कहती है कि जब मेरा बाप अगर जेल चला जाएगा तो मेरी माँ को, मेरे भाई को खाने को कौन देगा, कैसे करेगा। तो ये इतने समाज के, एक और मैं पहलू यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप देखिए जितने भी केस आते हैं ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, वो लोअर समाज से आ रहे हैं, मतलब जो मार्जिनलाइज स्टेट है, मिडिल क्लास, अपर क्लास का तो मैंने आज तक कोई केस रजिस्टर होते देखा ही नहीं है। तो इस ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा समाज केवल वहीं जो लोअर लेवल पे, जो शीलावार से मैडम है, शायद आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस बॉम्बे की, जो उनका अभी मैंने इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना था कि ये तो चूंकि जो खुली जगह है वहां चीजें खुल जाती हैं, उनका यही कहना था। जो छोटी छोटी जगह है, छोटे घर है, झोपड़ी है, वहां तो लोग खुल, जो बड़े टावर, आइवरी टावर हैं, उनकी बात तो बाहर आती नहीं है। तो वो केस तो बहुत बड़ी चैलेंज है, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये केवल लोअर लेवल के नीचे के लेवल पे ही ये केवल घटनाएं होती हो। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, वो अभी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे हम इसको एड्रेस करें। यस प्लीज। एक और सवाल है इसमें जो काफी महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। अनिल देव जी ने पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि बचपन में यदि किसी के साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो तो वो मामले पॉक्सो एक्ट में क्या दर्ज होंगे, क्या उसे क्या करना चाहिए? नहीं मैम, ये जो एक्ट है हमेशा ये आप समझिए, आर्टिकल 20 पार्ट 1 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी क्रिमिनल लॉ लागू नहीं हो सकता। तो ये जो लॉ है ये केवल, जो पॉक्सो एक्ट है वो केवल लागू होगा 14 नवंबर 2012 से, उसके बाद के केस केवल आएंगे। उसके पुराने केस जो हैं अगर आप उसको जाएंगे तो फिर वो सिंपल जो आईपीसी की जो पुरानी जो परंपरा थी उसी के तहत जाएंगे। और आप कोई भी क्राइम को कभी भी कर सकते हैं। अगर हैश मीटू को आप देखें, हैश मीटू अगर आप याद करिए, 1-2 साल पहले चला था, काफी लोग उसमें आए थे, तो उसमें पुराने केस भी रजिस्टर हुए, लेकिन वही फिर दिक्कत आती है कि उसको प्रूव करना काफी डिफिकल्ट काम होता है। जी जी। तुषार राय ने नहीं सॉरी विकास शुक्ला ने एक सवाल पूछा है, व्हाट अबाउट द एविडेंस इन सोडोमी केसेस वेयर बॉयज आर सेक्सुअली अब्यूज्ड। मतलब ये शायद समझना चाह रहे हैं क्योंकि जो आपने फॉरेंसिक वाला जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें गर्ल्स की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि बॉयज में भी सेक्सुअल के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज की घटना होती है, तो ऐसे केसेस में एविडेंस किस टाइप से कलेक्शन होता है या कैसे प्रूफ, शायद ये देखो मैम, जो आपने ये बात बताई, ये
नंबर एक, मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में जिस तरीके से इंजरी वेजाइना में केवल एक पार्ट है, अगर छोटी बच्ची है तो उसमें हाइमन टॉर्न होने की या उसकी है, लेकिन क्लियर कट एनल सेक्स के अंदर भी क्लियर कट सिम्टम्स आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं। तो एक तो मेडिको लीगल टेस्ट हुआ, उसी तरीके से अगर ब्लीडिंग हुई है या सीमेन का इजेकुलेशन हुआ है, जो प्यूबिक हेयर है उनका एक्सचेंज हुआ है, या और कोई इस तरीके की जो इंजरी मार्क्स बॉडी पे हैं, तो वो लगभग जो सिम्टम्स, जो चीजें आप फीमेल सेक्सुअल अब्यूज में आप फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हो, बाइट मार्क्स हो सकते हैं, तो वो लगभग आइडेंटिकली हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है। बस ये है कि वो चूंकि कम केसेज आते हैं इसलिए उसकी प्रचार प्रसार कम है, बाकी तो एविडेंस कलेक्शन में कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और पूरा फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एविडेंस मिलता है उसमें। जी, ये आखिरी सवाल हम अंजलि पाठक का ले रहे हैं, जो पूछ रही है कि what care should be taken during evidence collection? क्या मैम दोबारा बोलेंगे? What care? अच्छा, क्या should be taken during evidence collection? Yes. देखो, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि पहले तो जो कंटामिनेशन है, मैनिपुलेशन है एविडेंस में, उसको आपको कंट्रोल करना है। तो जितना जल्दी घटना की सूचना मिलेगी और जितना जल्दी आप एविडेंस को प्रोटेक्ट करेंगे, मान लिया घटना स्थल है उसको आप सील करें, उसमें के अंदर कोई बाहर से लोग ना जाएं, जब आप एविडेंस कलेक्ट करें उसको जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप वो करें। जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसकी टीम है, उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एविडेंस मिल सकते हैं। अगर वो ट्रेंड ही नहीं है तो वो फिर कहाँ से करेगा? तो ये जो पूरी की पूरी एक सीरीज है इन्वेस्टिगेशन की, उसको जानना जरूरी है और पूरा एक प्रोटोकॉल है उसको, तो उसको अगर आप जानते हैं आईओ के रूप में तो आप उसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय यशवंत जैन जी से अनुरोध करती हूँ कि वो पूरे सेशन को आज के कंक्लूड करने के लिए मैं उनका अनुरोध करती हूँ। आज जब हम इस कोरोना काल में हैं कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मैं पिछले 4 साल 5 साल से कमीशन में हूं और पोक्सो देख रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक वकालत करने विधि के विद्यार्थी होने के नाते आज का ये जो डॉक्टर साहब का वेबिनार में हमको जो जानकारी मिली, मैं निसंदेह कह सकता हूं कि बहुत उपयोगी हर दृष्टि से है। एक अनुभव है डॉक्टर गोस्वामी जी का, जो उनके कार्य का अनुभव है और उनकी रिसर्च है, तो मैं ये कह सकता हूं कि काफी उपयोगी आज ये वेबिनार सभी सुनने वालों को जो बच्चों को बचाना चाहते हैं या अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं कानून के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। मैं बहुत सारी डॉक्टर साहब ने नई चीज कही जो मुझको लगता है कि उन्होंने कहा कि पुस्तक पढ़ने से बजाय जो ये कानून के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी बात है कि वह आप केस लॉ पढ़िए, तो आप बहुत अच्छे से कई नई चीजें। और मैं ये भी डॉक्टर साहब को निवेदन करूंगा कि आगे हम जब कमीशन में इन विषयों को लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजिंग विषय आपने रेस किए हैं, जिसमें बच्चों की शादी के बाद की स्थिति का मामला है, जो आपने कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। एविडेंस के मामले में आपने कहा कि डीएनए कितने सरल ढंग से हो सकता है और सरकारें इसको लेके माइंडसेट नहीं तैयार है। कंपनसेशन के विषय में आपने कहा तो ध्यान में आ रहा है कि अब हमको इस विषय को भी पूछना चाहिए आयोग के नाते कि भाई कंपनसेशन जब इतना प्रावधान था और आपने बताया एवरेज 11,000 रुपए भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे अनुभव में भी आया कि पूरा केस का फैसला हो गया। मैं बिहार गया था, रांची में प्रकरण आया था कि 10 साल की सजा अभियुक्त हुई, लेकिन प्रार्थिया को 1 रुपए भी कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये जो विषय आज आपके इस वेबिनार से निकल कर आए हैं, जो आपके अनुभव और रिसर्च का परिणाम है, तो रिसर्च से निकली चीजें आगे जाए और जो कानून की बहुत सारी गैप की बातें यहाँ निकल कर आई है चर्चा में, उसको हम आगे ले जाकर कैसे बच्चों के इस विषय को हम ठीक कर सकते हैं, वो हम कमीशन के माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से इसको पूरा करेंगे। और ये सतत चलने वाली चीजें हैं। जागरूकता एक बड़ा विषय है। कानून की बहुत जानकारी, बहुत डिटेल आपने बताया। एक विषय फोनोग्राफी का नया जो जुड़ा है कि मैं आपके माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से उन सभी को आगाह करना चाहता हूं कि जो बच्चों के चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हैं कि साइबर में आपकी शिकायतें हो रही है और ये कानूनन अपराध है। आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, अपने पेन ड्राइव में भी बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी मत रखिए। आप अपराधी होंगे और आपकी शिकायत होने पर
जो है आपको खोज लिया जाएगा कि आप कहाँ पे हैं। आप भारत के किसी भी हिस्से में होंगे तो आपको कानून जो है वो आप तक जो है वो सजा देगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर जी के गोस्वामी जी का, हिमानी नोटियाल का जो हमारी पॉक्सो डिवीजन की कंसल्टेंट है और हमारी टेक्निकल सपोर्ट कर रहे थे हरिओम भारद्वाज जी, उनका, और पूरे व्यूअर्स का जो इसको देख रहे थे। 2 घंटे की चर्चा में बहुत कुछ मिला है। डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि यूट्यूब में उनकी बहुत सारगर्भित और अच्छी जानकारियां हैं। सही जानकारी सही स्थान से और योग्य व्यक्ति से अगर आप लेते हैं तो आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि डॉक्टर जी के गोस्वामी जी का फोरम, उनका अनुभव एक योग्य फोरम है जहां से आप कानूनन बात और सही बात ले सकते हैं। सभी उन लोगों का जो आज हमारे से जुड़े थे, और इस वेबिनार से यह भी ध्यान में आया कि जब भी डॉक्टर साहब का आगे हमको थोड़ा बड़ा समय मिलेगा तो इस विषय को और नीचे तक ले जाने में हम डॉक्टर गोस्वामी जी की मदद लेंगे। डॉक्टर गोस्वामी जी, हिमानी नोटियाल और हरिओम भारद्वाज सहित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अभी जो मेरी रिसर्च है, चूंकि आपके जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैं इसको बहुत जल्दी अभी सबमिट करने वाला हूं, और जब ये कंक्लूड हो जाएगी तो मैं उसकी एक कॉपी आपको दूंगा। तो उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से या तो उस पर उसको नजरअंदाज किए हुए हैं या और किसी कारणों से वो हो नहीं पा रही। तो हम लोग और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी दर्शक गण हैं मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने बहुत मन के साथ सुना, और जो आपने क्वेश्चन भी उठाए वो बड़े सारगर्भित थे। और सभी पूरे जो भी अधिकारी गण हैं, जो सदस्य महोदय हैं जो आयोग के, और हिमानी नोटियाल मैडम तो मेरे से शुरू में से ही इसमें टच में हैं। उन्होंने मेरी एक बड़ी मदद की थी। एक दिन मुझे अचानक रूल 2020 की जरूरत पड़ी और मैं पब्लिक उसमें मिल नहीं पाया था, तो इन्होंने मुझे 1 मिनट के अंदर वो भेज दिया। तो ये जो आपस के इस तरीके के जो हेल्प्स हैं वो आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। और मैं जो भी हमारे साथी ये सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ, किसी भी प्रकार का कभी भी कोई बात हो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होगा, मेल है मेरा, जो उस पर भी आप कर सकते हैं रिसर्च गेट पे। तो हम लोग आपस में अगर चर्चा करेंगे तो ज्ञान का और वर्धन होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपके बीच आने का मौका दिया, और आपस में जो ये ज्ञान वर्धन हुआ ये सभी के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।